तो फाइनली आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए इंग्लिश 100 मार्क्स का जो बुक है उसका पहला चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली आपके बुक को बांटा गया है दो पार्ट में। सबसे पहला आपको बांटा गया है क्या चीज़, एक तो बांटा गया है इंग्लिश के बुक कैसे बांटा गया, थोड़ा सा हम आपको वो समझाते हैं और फिर हम आपको बताते हैं कि बेसिकली आज हम लोग क्या क्या चीज़ बात करने वाले हैं। आपके बिहार बोर्ड में अगर बात करेंगे इंग्लिश जो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, इंग्लिश जो सब्जेक्ट है तो इंग्लिश सब्जेक्ट को आपको बांटा गया है दो भागों में, ठीक है, दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग है आपके पास प्रोज सेक्शन, ठीक है, प्रोज सेक्शन, ठीक है, और दूसरा आपके पास है पोएट्री सेक्शन, ठीक है, पोएट्री सेक्शन। तो ये दो भागों में आपके बुक को बांटा गया है और जो अलग है स्टोरी ऑफ इंग्लिश और साथ ही साथ ग्रामर है वो अलग है, ठीक है। तो अपने पास आज जो है ना इसका पहला चैप्टर, ठीक है, इसमें कुल मिला के 11 चैप्टर्स है, ठीक है। तो 11 चैप्टर्स में से आज हम लोग का पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है। इस चैप्टर को हम लोग देखेंगे। जिसको लिखे कौन है, जिसको लिखे हैं महात्मा गांधी, ठीक है, इसको लिखे कौन है, महात्मा गांधी जी, ठीक है, समझ में आ गया। अभी देखो हम इस चैप्टर को क्या करेंगे, इतने अच्छे से आपको बताएंगे आसान लैंग्वेज में। मेनली क्या होता है कि बिहार बोर्ड में बच्चों को इंग्लिश समझने में दिक्कत होती है, तो हम इस चीज़ को कंसीडर करके आज के इस क्लास को लेंगे और आप यकीनन देखना इस क्लास में वन ऑफ द बेस्ट क्लास होने वाली है इस चैप्टर पे, और इससे आसान लैंग्वेज में और आपको कहीं मिल नहीं सकता। हम पूरा कोशिश करेंगे कि आपको एक बेस्ट लेक्चर्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करें, है ना। तो आप निश्चित रूप से देखिएगा। और यहाँ पे हम एक तरफ इंग्लिश एक तरफ हिंदी कर दिए हैं और उसी तरीके से समझाएंगे भी, ताकि आपको एक एक चीज़ बहुत ही अच्छे से क्रिस्टल क्लियर रहे। तो आपके पास बरखुरदार ये बुक होगा, है ना, रेनबो पार्ट 2 ये बुक होगा जो कि बिहार बोर्ड में चलता है और इसी का पहला चैप्टर है, ठीक है, इसी का पहला चैप्टर है अपने पास इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है। इस चैप्टर को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले अगर चैप्टर के नाम की बात करें तो चैप्टर का नाम है अपने पास क्या चीज़, चैप्टर का नाम है इंडियन, ठीक है, इंडियन। इंडियन का मतलब क्या होता है, इंडियन का मतलब होता है अपने पास क्या चीज़, इंडियन का मतलब होता है भारतीय, ठीक है, क्या होता है, भारतीय, ठीक है, सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है, सिविलाइजेशन भारतीय सभ्यता, सभ्यता और संस्कृति, ठीक है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। इसी के बारे में आज हम लोग यहाँ पे अच्छे से बात करेंगे, इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे और यकीनन ये चैप्टर आप पूरे अच्छे से इसी एक लेक्चर को देखते हुए समझ जाएंगे। तो चलिए अब जो है ऑलमोस्ट अभी देखो समय को आप जो है छोड़ दो, अब इधर इधर इफ और आप अपने भूल जाओ और एकदम प्रॉपर फोकस हो जाओ इस लेक्चर को पढ़ने में। और यकीनन आप अगर इस एक क्लास को देख लेंगे तो आपका ये चैप्टर से और दोबारा कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंप्लीट आपका चैप्टर आपके माइंड में सेट हो जाने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा क्या करेंगे, राइटर के बारे में यानी महात्मा गांधी जी के बारे में जानेंगे, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनको देखने के बाद उसके बाद हम लोग लाइन बाय लाइन बुक के लाइन को स्टार्ट करेंगे, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ हम लोग देखना शुरू करेंगे। सबसे पहले आप थोड़ा सा गांधी जी के बारे में जानो कि ये जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, ठीक है, ये भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो अपने पास चैप्टर है, इसको लिखे कौन है, इसको लिखे महात्मा गांधी, ठीक है। और ये क्या है, ये एक एस्से है, क्या है, एक एस्से है यानी एक निबंध है। ये जो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर है ये क्या है, ये एक निबंध है जो कि कौन लिखे हैं, ये निबंध, ये एस्से को कौन लिखे हैं, महात्मा गांधी जी लिखे हैं। और महात्मा गांधी जी कोई परिचय के मोहताज बिल्कुल भी नहीं है। इनका जन्म होता है 2 अक्टूबर 1869 को, कहाँ पे, पोरबंदर इन गुजरात में, ठीक है, गुजरात के पोरबंदर में इनका जन्म होता है 2 अक्टूबर 1869 को, ठीक है। उनके पास इनका निधन कब होता है, इनके बाद जो निधन होता है 13 जनवरी 1948 को, कहाँ पे, कंपाउंड ऑफ बिरला, कंपाउंड ऑफ बिरला में जो इनका निधन होता है 30 जनवरी 1948 को, ठीक है। तो ये दो डेट आप प्लीज़ याद रखिएगा क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद एक और चीज़, एक और पॉइंट है, महात्मा गांधी इज नोन एज फादर ऑफ नेशन। महात्मा गांधी जी को हम लोग राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं, है ना। तो ऑब्वियसली ये सब चीज़ तो बचपन से हम लोग पढ़ते आए थे, ये सब चीज़ में थोड़ी दिमाग लगाना है, थोड़ी याद करना पड़ेगा। ये सब डेट भी हम लोग बचपन से ही याद करते हुए आए हैं।
अब चलो ये तो हो गई गांधी जी के छोटा सा यहाँ पे हम उनके बारे में बता दिए कि उनके वो क्या चीज़ लिखे हैं, उनके बाद उनका जन्म और निधन कब होता है, ठीक है, ये बता दिए। लेकिन थोड़ा सा आपके बुक में जो दिया हुआ इसको हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं। बस एक पेज को देख लो, उसके बाद हम पैराग्राफ 1 से स्टार्ट कर देंगे इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से, ठीक है। देखो, मोहनदास करमचंद गांधी was an Indian lawyer, anti-colonial nationalist and political atheist, ठीक है। मोहनदास करमचंद गांधी कौन थे? एक जो है भारतीय क्या थे, भारतीय वकील थे, और एक जो है राष्ट्रवादी थे, और एक क्या थे, पॉलिटिकल एथिस्ट थे, यानी एक तरीके से राजनीतिक सदाचारी थे, ठीक है। उनका जो जन्म होता है वही अक्टूबर कब होता है, 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, ठीक है, भारत पोरबंदर में, और निधन होता है जनवरी 30 को 1948 में, कहाँ पे, दिल्ली में होता है, ठीक है। जो चीज़ आपको बताए हुए थे, तो ये आपको जानने को मिला। Who implied non-violence resistance to lead the successful campaign for India's independence from British rule, ठीक है। उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए ब्रिटिश यानी अंग्रेजों के खिलाफ जो है क्या चीज़ किए, वो जो है स्वतंत्रता के लिए अहिंसक विरोध वो प्रदर्शित किए। क्या चीज़? नॉन वायलेंस रेसिस्टेंस, यानी अहिंसक। नॉन वायलेंस मतलब अहिंसक, जिसमें हिंसा ना हो, तो वैसा वो विद्रोह किए अंग्रेजों के साथ, ताकि भारत को आज़ादी मिले, ठीक है। एंड इन टर्न इंस्पायर्ड मूवमेंट, और बदले में वो जो अहिंसात्मक रूप से जो विरोध किया अंग्रेजों का, तो इसके बदले में उन्होंने इंस्पायर्ड मूवमेंट फॉर सिविल राइट्स एंड फ्रीडम अक्रॉस द वर्ल्ड, और उन्होंने एक तरीके से लोगों को प्रेरित किया नागरिक अधिकार और उनके आज़ादी के लिए, आंदोलन के लिए उन्होंने प्रेरित किया पूरे दुनिया को, पूरे विश्व को, है ना। तो बस ये गांधी जी के बारे में छोटा सा डेफिनेशन था गांधी जी के बारे में। अब आप अपना कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, पैराग्राफ 1 से हम लोग का स्टार्ट हो रहा है, मतलब बेसिकली अब आपका यहाँ पे चैप्टर शुरू, ठीक है। अब आपका यहाँ पे चैप्टर शुरू, तो अब आपको प्रॉपर फोकस पूरे मन से एकदम देखना होगा, ठीक है। तो मन लगा के देखिए, और देखिए एक एक चीज़, एक एक वर्ड मीनिंग वगैरह सब कुछ आपका यहाँ पे क्लियर होते चलेगा, कोई दिक्कत वगैरह नहीं आएगा, कोई भी शब्द में दिक्कत आपको नहीं होने देंगे। चलो, सबसे पहले देखो, आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटेन इन द वर्ल्ड, ठीक है। हालांकि सबसे पहले जान लो कि ये इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में बात क्या किया गया है। इसमें बात किया गया है भारत की सभ्यता के बारे में और उसकी संस्कृति के बारे में। भारत में सभ्यता कैसी कैसी सभ्यता है, यहाँ के लोग कैसे हैं, इसकी संस्कृति कैसी है, यहाँ के लोग जो है कैसे संस्कृति को फॉलो करती है, हमारे जो है एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज कैसे सोचते थे, और इसका कंपेयर ना एक तरीके से वेस्टर्न सोसाइटी से करते हैं। इस ऐसे में, इस निबंध में गांधी जी कंपेयर करते हैं बेसिकली इंडियन सिविलाइजेशन को वेस्टर्न सिविलाइजेशन से, कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन में क्या है, कमी है, और अपने सिविलाइजेशन में क्या है ना। इसको कंपेयर करते हैं बहुत अच्छे से, और बहुत ही अच्छा ये निबंध है। आप सही में, आप अगर भारतीय हैं तो आपको अच्छे से इसको समझना चाहिए। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे है, आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। आई बिलीव मतलब मुझे भरोसा है, आई बिलीव मतलब कि मुझे भरोसा है कि अपना जो सभ्यता है, भारतीय जो सभ्यता है, हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, वो इस प्रकार से विकसित हुआ। इवॉल्व का मतलब होता है कि कोई चीज विकसित होना, ठीक है। आई बिलीव मतलब मुझे भरोसा है कि अपना जो सभ्यता है, भारतीय सभ्यता जो है, वो इस तरीके से विकसित हुआ है, इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, कि वो दुनिया में किसी से भी हार नहीं सकता है, किसी से भी पीछे नहीं हो सकता है ना। अपना भारतीय सभ्यता कुछ इस तरीके से इवॉल्व हुआ है, कि कुछ इस तरीके से विकसित हुई है कि वो दुनिया में किसी से भी पीछे नहीं हो सकती है, दुनिया में उसे कोई पीछा नहीं कर सकता है ना। नथिंग कैन इक्वल द सीड सोन बाय आवर एंसेस्टर्स, मतलब अपने पूर्वजों के द्वारा बोए गए बीज से बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता। एंसेस्टर्स का मतलब क्या होता है, पूर्वज, जो हमारे दादाजी परदादाजी ऐसे हुए ना, तो वो हमारे एंसेस्टर्स कहलाए। तो हमारे एंसेस्टर्स जो बीज बो के गए ना, उसकी बराबरी और कोई नहीं कर सकता है। वही यहाँ पे बोलते हैं रोम वेंट, मतलब अपनी जो ये सभ्यता है ना, ये किसकी देन है, हमारे पूर्वजों के, अपने पूर्वजों का देन है, अपने एंसेस्टर्स ऐसा बना के गया ऐसे सभ्यता को, है ना। तो वही यहाँ पे बोलते हैं कि अपना सभ्यता कुछ, भारतीय सभ्यता कुछ ऐसा है कि जिसको कोई और देश, कोई और सभ्यता इसको पीछा कर ही नहीं सकता है, ठीक है। मतलब कोई इसके इक्वल, मतलब अपने पूर्वज जो बीज बो के गए ना, उसका बराबरी और कोई नहीं कर सकता है, ये यहाँ पे बोलते हैं।
ये बताते हैं कि रोम बेंट, रोम का सभ्यता खत्म हो गया, ठीक है। ग्रीक शेयर्ड द सेम फेथ, और ग्रीक का भी कुछ ऐसा ही हाल हुआ, ठीक है। द माइट ऑफ फेरोस वेयर ब्रोकन, और बात करें तो ग्रीस का भी भाग कुछ ऐसा ही था, और मिस्र और फेरोस की ताकत भी खत्म हो गई, ठीक है। जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज, और जापान जो है वेस्टर्नाइज बन गया, मतलब जो उसका मूल था ना, उसका सभ्यता का जो मूल सिद्धांत था वही खत्म होकर वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन की तरफ मूव ऑन कर गया। लेकिन ऑफ चाइना इज चाइना नथिंग कैन बी सेड, और चाइना के बारे में तो हम लोग कुछ कह ही नहीं सकते, वो कैसा सभ्यता है, ठीक है। बट इंडिया इज स्टिल सम हाउ और अदर साउंड एट फाउंडेशन। लेकिन देखो यहाँ पे ये बताते हैं कि रोम खत्म हो गया, ग्रीक का भाग भी ऐसा ही था, वो भी खत्म हो गया, मिस्र और फेरोस की ताकत भी खत्म हो गई है ना, मतलब उसकी भी सभ्यता खत्म। जापान तो वेस्टर्नाइज हो गया है ना, वो अपने सिद्धांत को, अपने सभ्यता के सिद्धांत को छोड़ के वो वेस्टर्न बन गया, ठीक है। और चाइना के बारे में क्या ही कहना, ठीक है। बस एक भारत, एक ऐसा भारतीय सभ्यता ही है जो आज अपने कहीं ना कहीं अपने मूल सिद्धांत पे, अपनी नींव पर अटल है, खड़ा है, अपने सीड फाउंडेशन पे, अपने फाउंडेशन पे वो खड़ा है ना। तो यहाँ पे यही बताते हैं कि हमें भरोसा है कि अपना भारतीय सभ्यता जो है उसे कोई और सभ्यता पीछा कर ही नहीं सकता है, क्योंकि जो अपने पूर्वज जो है जो बीज बो के गए हैं वो उसके बराबरी और कोई कर ही नहीं सकता है। बताते हैं कि रोम चला गया, ग्रीक का भी कुछ ऐसा ही हाल हुआ, फेरोस का भी अपना ताकत खो दिया। उसके बाद अगर बात करें जापान जो वेस्टर्नाइज हो गया, पश्चिमी देश की रहन सहन को अपना लिया है ना। उसके साथ बाद में चाइना के बारे में क्या ही कहना। उसके बाद बोलते हैं कि लेकिन केवल और केवल एकमात्र भारत ऐसा सभ्यता है जो कि अभी भी अपने फाउंडेशन पे, अपने जो है एक तरीके से बोले तो मूल जो सिद्धांत है, ठीक है, उस पे वो खड़ा है, अपने जो है मूल बात करें तो नींव पे वो अटल है, खड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोले हैं, तो आई होप सो कि ये चीज़ क्लियर होगा, इसमें कुछ में भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, है ना। जैसे यहाँ पे ये क्लियर किए हैं, इसी प्रकार से पूरा हर एक पैराग्राफ क्लियर करेंगे। पैराग्राफ 1 ही अभी चल रहा है, इसमें आगे बोलते हैं द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ मैन ऑफ ग्रीक और रोम, ठीक है। बहुत ही फनी है, देखो मतलब यहाँ पे ये बोलते हैं महात्मा गांधी जी, देखो महात्मा गांधी जी बोलते हैं कि जो यूरोप के लोग हैं ना वो लोग सीखते हैं, ठीक है। पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ मैन ऑफ ग्रीक और रोम, ठीक है। यूरोप के जो लोग हैं वो लोग सीखते हैं, ठीक है, जो लिखे हुए हैं ग्रीक और रोम के जो लोग थे, वो लोग जो लिख के गए हैं उससे वो यूरोप सीखता है, ठीक है। मतलब ग्रीक और रोम के जो लोग जो थे, राइटर्स लोग जो थे, लेखक वगैरह थे, वो लोग जो लिख के गए थे उससे ये यूरोप के लोग आजकल सीख रहे हैं, है ना। ये जो पश्चिमी सभ्यता के जितने भी देश हैं ये सब आज सीख रहे हैं, विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी, ठीक है। और जैसे सीख रहे हैं ना ग्रीक और जो बात करोगे रोम, इस दोनों से अपने पास यूरोपियन सीख रहे हैं, और जो कि जिससे सीख रहे हैं ना उसका तो अपना कुछ अस्तित्व है ही नहीं। यहाँ पे ये बोलते हैं उसका ग्रीक और रोम के बारे में अपना कुछ अस्तित्व है, अब खत्म हो गया, है ना। तो उसी से सीख रहे हैं कि उससे सीख रहे हैं जिसका खुद अस्तित्व नहीं है, उससे बताओ वो लोग सीख रहे हैं। तो यहाँ पे इससे फनी और क्या हो सकता है। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम दैम, मतलब उन लोग से सीखने के क्रम में द यूरोपियंस इमेजिन दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक ऑफ ग्रीक एंड रोम, वो लोग सीख इसलिए रहे हैं ग्रीक और रोम से कि वो लोग ग्रीक और रोम जो भी मिस्टेक किया था जिससे उसकी सभ्यता खत्म हो गई, वो गलती ये लोग ना करे, है ना। सच इज देयर पिटिबल कंडीशन, और कुछ ऐसा दयनीय स्थिति। पिटिबल कंडीशन का मतलब क्या होता है, दयनीय स्थिति। तो मतलब कुछ ऐसा दयनीय स्थिति है पश्चिमी सभ्यता की, यूरोपियन सिविलाइजेशन का, और वहाँ के सभ्यता मतलब एक तरीके वहाँ के सभ्यता के लोग जो कि अपने पास ग्रीक और रोम सभ्यता से सीखते हैं, जिसका कुछ अपना अस्तित्व तो नहीं बचा, वो दूसरों के सभ्यता से, मतलब बेसिकली उसके सभ्यता से दूसरा कोई सीख रहा है ना, यूरोपियन सिविलाइजेशन सीख रहा है, बताओ, जिसका तो अपना अस्तित्व तो ही नहीं रहा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोलते हैं, और साथ ही साथ बताते हैं कि वो लोग इसलिए सीख रहे हैं कि वो लोग जो गलती करके गए ना, मतलब जो अपने पास ग्रीस और रोम जो गलती करके गए थे, तो वो गलती ना दोहराए, गलती ना उनसे भी ऐसा हो कि उनका भी सभ्यता खत्म हो जाए, इसलिए वो लोग सीख रहे हैं। तो कुछ ऐसा हाल है यूरोपियन सिविलाइजेशन का कि मतलब उनको भी डर है कि कहीं हमसे गलती ना हो जाए, हमारा भी सभ्यता खत्म ना हो जाए, तो उनको तो अपना ये चीज़ का डर है, सोचो, है ना। तो वहाँ ये बताते हैं ग्लोरी का मतलब होता है एक तरीके से अपना जो एक तरीके से जो सुंदरता होता है ना, जो ग्लोरी, महिमा जो होता है, एक प्रख्यात जो विशेषता होता है, वो खत्म हो गया, है ना।
तो ये होता है ग्लोरी का मतलब। तो यहाँ पे ये बताते हैं कि भारतीय सभ्यता, अभी तक पैराग्राफ 1 में हम लोग क्या देखे, पैराग्राफ 1 में हम लोग देखे कि भारतीय सभ्यता को, हमें ऐसा भरोसा है कि भारतीय सभ्यता को कोई भी पीछा नहीं कर सकता, हर कोई देश खत्म होते चला गया, लेकिन भारत ही में एकमात्र ऐसा देश है जो अपने नींव पर अटल खड़ा है। और आज जो है यूरोपियन सिविलाइजेशन के जो लोग हैं, वो लोग ग्रीक और रोम के राइटर से सीखते हैं कि वो लोग जो गलती किए थे वो कहीं ये लोग ना दोहरा दे, है ना, यूरोपियन सिविलाइजेशन ऐसी गलती ना कर ले जिससे इनकी भी सभ्यता खत्म हो जाए। तो कुछ ऐसा हाल है अभी यूरोपियन सिविलाइजेशन के, है ना, ये बताते हैं। जबकि भारत अभी भी अटल है, क्योंकि वो एंसेस्टर्स, जो हमारे पूर्वज जो बीज बो के गए हैं, उस पर वो चल रहा है ना। तो यहाँ पे ये बताते हैं। पैराग्राफ 1 हो गया। आई होप सो कि पैराग्राफ 1 कंप्लीट। नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा है। अब चलो पैराग्राफ नंबर 2 देखते हैं, है ना। पूरा चैप्टर इसी तरीके से समझेंगे, लेकिन पैराग्राफ 1 समझाए तो आई होप सो कुछ आइडिया लग गया होगा। तो किस प्रकार से हम आपको समझा पा रहे हैं, नीचे आप जरूर से अभी पहले कमेंट करिए, और फिर हम यहाँ पे पैराग्राफ 2 स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ जाके कमेंट करिए, बताइए कैसा समझा रहे, समझाने का तरीका ठीक है, इस तरीके से बता रहे तो आपको समझ में आ रहा है, कैसा आ रहा है, 100% अच्छा लग रहा है लेक्चर्स। जो भी अपना दिल की बात अच्छे से प्यार से फुल डिटेल में लिखिए, ताकि ये आपका कमेंट हेल्प कर सके हमें अगला चैप्टर के लेक्चर्स जब हम रिकॉर्ड करें उसको बनाने में, कि हम आपको, आपके लिए और क्या बेटर कर सकते हैं, या फिर कैसा लेक्चर लग रहा है। अगर ये लग रहा है तो इसी तरीके से और भी लेक्चर्स को हम शूट करते हुए पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट करवाएंगे। तो निश्चित रूप से आप अपना अच्छा फीडबैक या खराब फीडबैक आप जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलो हम पैराग्राफ 2 पे आते हैं, और यहाँ पे पैराग्राफ 2 में अपने पास है इन द मिडेस्ट ऑफ दिस, और इसी सब के बीच, कि मतलब भारतीय सभ्यता तो अपने मूल उद्देश्य पे, मूल जो है उसका जो अपने पास फाउंडेशन है उस पे वो खड़ा है, जबकि यूरोपियन सिविलाइजेशन दूसरे सभ्यता से सीखते हैं जिसका अपना कुछ अस्तित्व नहीं है। तो इन सब के बीच बात करें तो इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी, ठीक है। और इस सब के बीच भारत जो है वो अभी क्या है, रिमेन्स इमूवेबल, अभी भी वो क्या है, अटल है, ठीक है। इंडिया और उसकी जो ग्लोरी है, ठीक है, उसकी जो महिमा है, उसकी जो सुंदरता है, उसको कोई एक तरीके से वो अटल है, वो कहीं जा नहीं सकता है, ठीक है। इन सभी चीज़ों के बीच इंडिया और उसकी संस्कृति को कोई हिला नहीं सकता, कोई ख़त्म नहीं कर सकता, कोई उसको एक तरीके से इधर उधर कर नहीं सकता है ना। इट इज़ चार्ज अगेंस्ट इंडिया, ठीक है। ये भारत के प्रति एक आरोप है, भारत पर एक आरोप लगाया गया है, डैट हर पीपुल, कि भारत के जो लोग हैं, वेस्टर्न सिविलाइजेशन के जो लोग हैं, वो आरोप लगाते हैं भारत पे, ठीक है, इंडियन पीपुल पे, कि डैट हर पीपुल आर सो अनसिविलाइज्ड, कि वहाँ के लोग जो है, भारत के लोग बहुत ही ज़्यादा असभ्य लोग हैं, इग्नोरेंट है और स्टॉलिड है, यानी अनपढ़ है और बहुत ही ज़्यादा जिद्दी हैं, ठीक है। ऐसा आरोप वेस्टर्न सिविलाइजेशन लगाते हैं। फिर गांधी जी इस पे क्या बोलते हैं, इस पे गांधी जी बोलते हैं डैट इज नॉट पॉसिबल, ये हो नहीं सकता है, ठीक है, टू इंड्यूस दैम टू एडप्ट एनी चेंजेस, कि ये सब के कहने से हम लोग अपने आप को बदल लेंगे, है ना। वो लोग कहेंगे कि हम अनपढ़ हैं, वो लोग कहेंगे कि हम असभ्य हैं, वो लोग कहेंगे हम जिद्दी हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम उन लोग के बातों में आके हम अपने आप को उन्हीं की तरह कर लेंगे, नहीं, हम लोग जिस तरीके से चल रहे हैं वैसे ही हम लोग ठीक हैं, है ना, वैसे ही हम लोग ठीक हैं। तो ये बोलते हैं गांधी जी कि हम लोग को अपने आप में नहीं बदलना है, हम लोग अपने जगह पे बहुत ही ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे यहाँ पे है इट इज़ ए चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, और ये जो आरोप लगाते हैं कि हम लोग अनपढ़ हैं, हम लोग असभ्य हैं और हम लोग जिद्दी हैं, ये सच बताए तो ये हमारे योग्यता पर ये आरोप लगता है। ये हमारे एक तरीके सभ्यता पर नहीं, हमारे क्षमता, हमारी योग्यता पर आरोप लगाए जा रहे हैं, है ना। वॉट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। हम लोग ने जो चीज़ देखा है, जो चीज़ परखा है, ठीक है, एनविल ऑफ एक्सपीरियंस मतलब एक तरीके से जो हमने टेस्ट किया है और सच पाई है, ठीक है, जो हमने प्रैक्टिस किया है, जो हमने देखा है और जो सच पाया है, हम लोग उस आधार पे हम लोग जो है एक तरीके से क्या किए हैं, हम लोग एक तरीके से काम किए हैं। वी डेयर नॉट चेंज, ठीक है, हम लोग उसमें कोई बदलाव नहीं किए हैं। मैनी ट्रस्ट देयर एडवाइसेस अपॉन इंडिया, बहुत सारे लोग आए, बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग आए, भारत के बारे में अलग अलग एडवाइस दिए, अलग अलग अपने राय विचार दिए कि यहाँ के लोग को ऐसे होना चाहिए। एंड सी रिमेन्स स्टडी, और फिर भी भारत जो है अपना अटल है, वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लोग आके क्या बोल रही है, वो अपने आप में डटी हुई है ना। स्टडी है, स्टडी मतलब एक तरीके से अटल रहना, ठीक है, डटी रहना, डटे रहना। दिस इज हर ब्यूटी, और यही उसकी तो सुंदरता है कि कोई भी कुछ आके बोले लेकिन वो
अपने एंसेस्टर्स के सीड पे, यानी जो पूर्वज जो बीज बो के गए हैं उसी राह पे, जो पूर्वज अपने को रास्ता बता के गए हैं उसी रास्ता पे भारत के लोग और भारत की सभ्यता चलती है ना। यही तो इसकी सुंदरता है, यही तो भारत की सुंदरता है। ठीक है, दिस इज द सीट एंकर ऑफ आवर होप, और यही हम लोग की आखिरी उम्मीद है। ठीक है, यही उम्मीद की आखिरी किरण है। ठीक है, यही उम्मीद की आखिरी किरण है। इट इज द सीट एंकर ऑफ आवर होप। ठीक है, यही उम्मीद की आखिरी किरण है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब बोलते हैं गांधी जी। अब आइए पैराग्राफ नंबर 3 पे आते हैं। ठीक है, पैराग्राफ नंबर 1 और 2 में तो बोलते हैं कि सीधा सी बात है, भारतीय सभ्यता जो है एक तरीके से उसको कोई भी पीछा नहीं कर सकता। जैसे बहुत सारा सभ्यता खत्म होते गया। ठीक है, जापान तो एक तरीके से वेस्टर्नलाइज ही हो गया है ना, लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है जो एक तरीके से अपने मूल उद्देश्य पे, मूल जो उसका नींव है उस पर वो अटल है, खरा है। ठीक है, उसके साथ में ये बताते हैं कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन के लोग आरोप लगाते हैं भारत के लोगों पर कि यहाँ के लोग असभ्य है, यहाँ के लोग एक तरीके से अनपढ़ हैं, यहाँ के लोग जिद्दी हैं, लेकिन गांधी जी बोलते हैं कि ये हो नहीं सकता है। ठीक है, ये तो हमारी जो है योग्यता पर आरोप है ना, ये तो हमारी योग्यता पे आरोप है, गांधी जी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद सारा चीज़ बोलते हैं कि भारत ही एक ऐसा है जो अपने अटल मतलब एक तरीके से उसकी जो है ग्लोरी अभी इमूवेबल है। इन सभी के बीच भारत की जो है ग्लोरी वो इमूवेबल है, भारत की महिमा, भारत की प्रतिष्ठा, भारत की सुंदरता वो अटल है ना, उसके बीच में बोलते हैं। आगे पैराग्राफ नंबर 3 पे आइए। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच point out to the man the path of duty. Civilization is the mode of conduct which point out to man the path of duty. सभ्यता, ठीक है, यहाँ पे सभ्यता क्या है? सभ्यता ही एक ऐसा क्या है, ऐसा राह है, ऐसा तरीका है जिससे लोग जो है अपना पाथ ऑफ ड्यूटी मतलब अपना कर्तव्य का रास्ता निश्चित करते हैं। ठीक है, सभ्यता हमारे चाल चलन को वो आदर्श है जो मनुष्य को सदाचार की राह दिखाते हैं। ठीक है, मोड ऑफ कंडक्ट, सभ्यता जो है ऐसा मोड ऑफ कंडक्ट है, ठीक है, ऐसा चाल चलन है, ऐसा रहने का तरीका है विच पॉइंट आउट टू द मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, जो मानव को, जो मनुष्य को अपना कर्तव्य का रास्ता दिखाता है। कौन? सभ्यता। ठीक है, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मॉर्टलिटी आर कन्विटेबल टर्म्स। ठीक है, यहाँ पे बताते हैं कि हमारे जो भी फर्ज हैं और उनका पालन करना और उसका सदाचार के साथ करना, ये दोनों चीज़ आपस में बदली जा सकती है। टू ऑब्जर्व मॉर्टलिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड एंड आवर पैशन। ठीक है, यहाँ पे बोलते हैं कि अगर हम सदाचार को अच्छे से काबू कर ले और काबू में रख के चलते हैं तो हम अपने दिमाग पर काबू कर सकते हैं। सो वी आर नो आवर सेल्फ द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन गुड्स कंडक्ट। ठीक है, यहाँ पे ये बोलते हैं क्या चीज़ कि सभ्यता ही एक ऐसा चीज़ है जो कि एक तरीके से मानव को उसका कर्तव्य का रास्ता दिखलाती है। और यहाँ पे ये कहते हैं कि यहाँ पर जो है ना, मतलब एक तरीके से जो भी फर्ज है उसका पालन जो है करना और सदाचार के साथ करना, ये दोनों आपस में बदली जा सकती है। और अगर हम सदाचार को अच्छे से काबू में रख ले तो हम अपने दिमाग पर काबू में कर ले। अगर हम एक तरीके से सदाचार को अपनाएं, सही रास्ता को चुने, हर हमेशा गलत कोई भी ना करे, तो हम अपने दिमाग को अपने काबू में रख सकते हैं। और यहाँ पे बताते हैं गुजराती, ये लास्ट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन गुड कंडक्ट। इक्विवेलेंट का मतलब होता है समानता। ठीक है, गुजराती में अगर बात करोगे, गुजरात में गुजराती जो भाषा है उसमें सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सिविलाइजेशन का जो समान रूप होता है, सिविलाइजेशन को एक तरीके से कहा जाता है क्या चीज़? गुड कंडक्ट। ठीक है, अच्छा व्यवहार। ठीक है, गुजराती भाषा में सभ्यता का मतलब क्या होता है? अच्छा व्यवहार, गुड कंडक्ट यानी अच्छा व्यवहार होता है। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मेनली आपको दो ही लाइन इंपॉर्टेंट था। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट टू द मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, यानी सभ्यता ही एक ऐसा है, ऐसा रास्ता है, ऐसा तरीका है जो कि मानव को एक तरीके से उसके ड्यूटी का, उसके कर्तव्य का रास्ता दिखाता है। और लास्ट यहाँ पे द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन गुड कंडक्ट। गुजराती में जो है सिविलाइजेशन का मतलब एक अच्छा व्यवहार यानी गुड कंडक्ट होता है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। पैराग्राफ नंबर 4 पे आते हैं और इसमें अपने पास क्या बोला जा रहा है, देखो यहाँ पे, देखो जरा देखो। दिस डेफिनेशन बी करेक्ट। ठीक है, दिस डेफिनेशन बी करेक्ट देन इंडिया एज सो मैनी राइटर्स have shown has nothing to learn from anybody else
एंड दिस इज एज इट शुड बी, ठीक है। और अगर ये सच है, ठीक है, यदि यही परिभाषा, यही सत्य है, तो भारत के बहुत सारे राइटर्स, भारत के बहुत सारे जो है लेखक, बहुत सारे राइटर्स जो कि रचनाएं करती हैं, वो सब बताते हैं कि भारत को ना, वो सब एक तरीके से दर्शाते हैं, वो सभी बताते हैं कि भारत को कहीं और से सीखने की जरूरत नहीं है। एंड इट इज़ एंड दिस इज एज शुड बी, और ये जैसा है उसे वैसा ही रहना चाहिए, ठीक है। यदि यह परिभाषा सही है, जैसा कि बात किया जाए, ठीक है, यदि यह परिभाषा सही है, जैसा कि इतने सारे लेखकों ने दिखाया है, भारत के बहुत सारे लेखकों ने दिखाया है कि भारत को किसी और से सीखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सीखने की कुछ भी सीखने की जरूरत ही नहीं है थोड़ा सा भी, और यही होना चाहिए, और यही जैसा है ना भारत वैसा ही रहना चाहिए। तो ये अपने पास भारत के बहुत सारे राइटर्स यहाँ पे बोले हैं भारत के बारे में, तो वही यहाँ पे बोला गया है, दिस डेफिनेशन बी करेक्ट देन इंडिया। अगर ये परिभाषा सत्य होता है तो भारत को, भारत के जो बहुत सारे राइटर्स हैं, मैनी राइटर्स, भारत के बहुत सारे जो राइटर्स हैं, ठीक है, भारत के जो बहुत सारे राइटर्स हैं, हैव शोन, जैसा कि वो दिखाए हैं, हैज़ नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबॉडी, कि भारत को किसी और से सीखने की थोड़ी भी जरूरत नहीं है। एंड दिस इज एज इट शुड बी, और ये जैसा है वैसा ही इसको रहना चाहिए, मतलब और यही होना भी चाहिए, कि बिल्कुल इसको कहीं और से सीखने की जरूरत नहीं है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन ये सबको भूल जाइए। भारत के लोग यहाँ पे एक तरीके से अपने लोग से भी यहाँ पे गांधी जी एक तरीके से अनुरोध किए हैं कि जैसे कि बहुत सारे लोग क्या हो रहे हैं, वेस्टर्नलाइज हो गए हैं ना, मतलब वेस्टर्नलाइज हो गए, मतलब बहुत सारे लोग जो है एक तरीके से ऐसे चल रहे हैं, ऐसे सोच रहे हैं कि मतलब हम जो है एकदम पश्चिमी सभ्यता को अपनाएंगे, छोटे छोटे कपड़े पहनेंगे, वहाँ के लोग, वहाँ के रहन सहन जैसे लोग हैं, बहुत सारे मशीनों का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से हम भी करेंगे। तो वही तो हुआ वेस्टर्नलाइज होना। और महात्मा गांधी जी बोले हैं कि हमें जो है, हमें हमारे भारत और हमारे भारत के लोग को बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है दूसरे किसी से सीखना। भारत के पास अपना ही इतना कुछ है कि ये अपने कदमों पे, अपने फाउंडेशन पे, अपने सीड्स पे, अपने बीज पे खड़ा होकर पूरे दुनिया को सामने, दुनिया को पीछे कर सकता है। इससे आगे कोई नहीं बढ़ सकता है, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी पूरे ये बात बोले हैं, ठीक है। पैराग्राफ नंबर 4 भी अपने पास ये कंप्लीट होता है। आइए हम लोग पैराग्राफ नंबर 5 पे बढ़ते हैं। पैराग्राफ नंबर 5 में अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है वो देखते हैं, ठीक है। वी नोटिस डैट, हम लोग ने नोटिस किया, द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ नंबर 5। इसको आप बहुत अच्छे से देखो, पूरा मन को कंसंट्रेट करके, शांत करके, है ना, प्रेम से इसको देखो। क्या है अपने पास, वी नोटिस डैट, हम लोग ने नोटिस किया, हम लोग ने देखा, हम लोग ने एक तरीके से गौर किया, ठीक है। द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, हमारा दिमाग जो है वो रेस्टलेस बर्ड है, यानी एक बेचैन पक्षी है, ठीक है। हमारा दिमाग जो है एक बेचैन पक्षी है। कैसे भाई, द मोर इट गेट द मोर इट वांट, जितना इसको मिलता है उतना ही और चाहता है ना। हमारा दिमाग जो है एक बेचैन पक्षी है, ठीक है, जितना ही इसको मिलता है उतना ही ये और चाहता है। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और फिर भी ये असंतुष्ट रहता है। अनसेटिस्फाइड का मतलब क्या चीज़, असंतुष्ट, ठीक है। और फिर भी ये जो हमारा दिमाग है एक बेचैन पक्षी है, जितना इसको मिलता है उतना ही और चाहने लगता है, ठीक है, और फिर भी ये असंतुष्ट रहता है। द मोर वी इंडल इन आवर पैशन, जैसे जैसे हम लोग एक तरीके से, जैसे जैसे हम लोग इच्छाओं में खोए रहते हैं, ठीक है, द मोर अनब्रीडेबल दे बिकम, और उतनी ही जो हम लोग बेलगाम होते जाते हैं। जैसे ही हम लोग, जितने हम लोग अपने इच्छाओं में खोए रहेंगे ना, कि नहीं हमको ये चाहिए, नहीं हमको ये चाहिए, उतने ही हम और बेलगाम होते जाएंगे, उतने ही हम लोग और अनब्रीडेबल होते रह जाएंगे कि नहीं ये चाहिए वो चाहिए, अरे वो चाहत कभी ख़त्म ही नहीं होगी, है ना। तो वही इसी के लिए हमारे यहाँ पे गांधी जी बोले हैं कि वी नोटिस दैट आवर माइंड इज अ रेस्टलेस वर्ड, the more it get the more it want and still remains unsatisfied, कि हमारा दिमाग जो है एक बेचैन पक्षी है, जितना इसको मिलता है उतना ही और चाहता है, और फिर भी ये असंतुष्ट रहता है। जैसे कोई भी व्यक्ति का इच्छा रहता है कि आज हमारा जो है ना एक नॉर्मल सा एक तरीके से मेरे पास आज साइकिल है तो कल बाइक हो, बाइक भी हो जाता है, फिर वो सोचता है मेरे पास कार हो, कार हो गया, फिर सोचता है बहुत अच्छा कार हो, फिर सोचता वो भी हो जाता है, फिर सोचता है अब मेरे पास प्लेन हो, अब मेरे पास काफ़ी सारा पैसा हो, अमीर हो, हम भारत के सबसे अमीर व्यक्ति में से कहलाए। तो ये इच्छाएं जो है ना ये कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता, और हम लोग जैसे ज़्यादा इच्छा करेंगे वैसे ही ज़्यादा हम बेलगाम होते जाएंगे, वैसे ही इच्छाओं की संख्या बढ़ती जाएगी, है ना, बढ़ती चली जाएगी।
आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज, देयरफॉर सेट ए लिमिट टू आवर इंटेलिजेंस, इसलिए हमारे पूर्वज जो है हमारी इच्छाओं पर एक तरीके से एक सीमा तय किया है, ठीक है। दे सो डैट हैप्पीनेस वाज लार्जली मेंटल कंडीशन, उन्होंने देखा कि हैप्पीनेस जो खुशियां है ना वो बस एक तरीके से मेंटल कंडीशन है, एक तरीके से मानसिक प्रक्रिया है, मानसिक स्थिति है कि हम लोग अगर सोच लेना तो हम लोग खुश रहेंगे, अगर हम लोग ना सोचे ना तो हम लोग एकदम दुखी रहेंगे। मतलब अगर हम सोचे कि हम खुश हैं तो ऑब्वियसली हम लोग खुश रहेंगे। चेहरा पे स्माइल लाओ, अभी जैसे आपके चेहरा पे स्माइल नहीं है, आप चेहरा पे स्माइल करो, देखो बहुत सारा आपका स्ट्रेस दूर हो गया होगा, है ना। स्माइल एक ऐसा चीज़ है, आप स्माइल करो, अब देखो बहुत सारा स्ट्रेस दूर हो जाता है। वही यहाँ पे है कि अपने पास जो है ना, मतलब खुशी जो होता है, हैप्पीनेस जो होता है, एक मानसिक स्थिति है कि अगर हम सोच लेना कि हम खुश हैं, हमारी ज़िंदगी में तो सब कुछ है ही, अब क्या ही बात का गम, तो ऑब्वियसली हम खुश रहेंगे। अगर हम हमारे पास बहुत सारा कुछ है, हम देश के बहुत अमीर व्यक्ति है, लेकिन फिर भी अगर हम सोचें ना कि हमारे पास क्या है, मतलब कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। बस सोचो सब प्रभु की लीला है, बात खत्म, एकदम लगे रहो इस सब में। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ भी इतना भी ज़्यादा इच्छाएं नहीं करनी है कि हम लोग उसमें बेलगाम होते चले जाएं, हम लोग उसमें अनब्रीडेबल होते चले गए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, पैराग्राफ नंबर 6 पे आते हैं, पैराग्राफ नंबर 6 पे, और इसमें है ए मैन इज़ नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज़ रिच। एक आदमी जो है, ठीक है, एक आदमी ऐसा नहीं है कि वो मतलब ए मैन इज़ नॉट नेसेसरीली हैप्पी बिकॉज ही इज़ रिच। एक आदमी अमीर है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मतलब निश्चित रूप से खुश ही होगा, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि एक आदमी बहुत खुश होगा अगर वो अमीर होगा तो। और अनहैप्पी बिकॉज ही इज़ पुअर, और बहुत ही मतलब अगर वो गरीब होगा तो वो क्या होगा, अनहैप्पी होगा, मतलब नाखुश होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। द रिच आर ऑफ्टन सीन टू बी अनहैप्पी, और जितने भी गरीब लोग हैं, ठीक है, जितने भी गरीब लोग हैं, ठीक है, यहाँ पे बोला गया द रिच आर ऑफ्टन सीन टू बी अनहैप्पी, और अक्सर जो है अमीर लोग जो है ऑफ्टन मतलब अक्सर देखे गए हैं ना खुश रहते हुए, ठीक है। यहाँ पे ये बोले हैं कि जरूरी नहीं है कि कोई आदमी अगर अमीर है तो वो खुश ही होगा और गरीब है तो वो दुखी ही होगा। यहाँ पे बोले हैं कि द रिच आर ऑफ्टन सीन टू बी अनहैप्पी, अमीर लोग को अक्सर देखा गया है कि वो अनहैप्पी रहते हैं, ना खुश रहते हैं। द पुअर आर टू बी हैप्पी, और गरीब लोग अक्सर खुश रहते हैं क्योंकि उनको संतुष्टि रहता है, और अमीर लोगों को उतना ज़्यादा संतुष्टि ही नहीं रहता है, तो इसलिए वो नाखुश रहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मिलियंस will always remains poor, ठीक है। बहुत सारे लोग अभी भी क्या है, वो एक तरीके से हर हमेशा क्या रहते हैं, गरीब रहते हैं। ऑब्जर्विंग ऑल दिस, इन सभी चीजों को देखते हुए, आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज, डिस्यूडेड अस फ्रॉम लग्जरियस एंड प्लेजर, इसलिए डिस्यूडेड का मतलब होता है मना करना, रोकना हमें, इसलिए इन सभी चीजों को देखते हुए हमारे पूर्वज हम लोग पे क्या लगाए, हम लोग को रोके, अस फ्रॉम लग्जरियस एंड प्लेजर्स, हम लोग को एक तरीके से विलासिता और आराम, ऐसो आराम से परहेज करने को बोला है ना, हम लोग को मना किया कि ऐसो आराम की चीज़ों पे मत जाओ, है ना। जितना तुम ऐसो आराम को खोजोगे उतना ही एक तरीके से तुम कमज़ोर होते चले जाओगे। देखो, वी हैव मैनेज विद द सेम काइंड ऑफ प्लॉ एज एग्जिस्टेड 1000 ईयर ओल्ड एगो, हम लोग वही जो है आज तक हल का उपयोग करते हैं खेती करने में, वही प्लॉ का मतलब हल होता है, ठीक है, वही हल का यूज करते हैं जो एग्जिस्टेड, जो एग्जिस्ट करता था, कब, पहले रहता था, कब, 1000 ईयर एगो, हजारों साल पहले जो हल रहता था, आज भी हम लोग वही हल को यूज करते हैं। वी हैव रिटेन द सेम काइंड ऑफ कॉटेज दैट वी हैड इन फॉर्मर टाइम, ठीक है, हम लोग आज भी वही कॉटेज, हम लोग वही घरों में रहते हैं, वही कुटियों में, वही सारे छोटे छोटे घरों में रहते हैं जो हम लोग पहले के ज़माने में हम लोग रहते थे, ठीक है। एंड आवर इंडिजेनियस एजुकेशन रिमेन्स द सेम एज बिफोर, और हमारा जो है शिक्षा भी, हमारा जो शिक्षा भी जो है स्वरूप कुछ वैसा ही है जो पहले था, ठीक है। यहाँ पे ये बोलते हैं कि देखो, इस पैराग्राफ में बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है कि जरूरी नहीं कि अगर कोई व्यक्ति अमीर है तो वो खुशी होगा और कोई व्यक्ति गरीब है तो वो दुखी होगा, ठीक है। अक्सर देखा गया है कि अमीर लोग नाखुश रहते हैं और गरीब लोग खुश रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसलिए जो हमारे पूर्वज जो है वो एक तरीके से हमें जो है विलासिता और एक तरीके से आरामदायक चीज़ों से एक तरीके से रोके हैं कि बाबू इतना भी ज़्यादा लग्जरियस में मत खो जाओ, ठीक है। और वो बताते हैं कि आज भी हम लोग वही हल का उपयोग करते हैं, वही घरों में रहते हैं जो हजारों साल पहले रहा करते थे, और वही शिक्षा की पद्धति है जो पहले भी हुआ करता था, ठीक है। तो हम लोग का सभ्यता कुछ ऐसा सभ्यता है, लेकिन सच बताए तो गांधी जी वो उस समय अपने ज़माने में लिखे थे। आज का बात करो, आज वो क्या हल हम लोग यूज़ करते हैं, नहीं के बराबर करते हैं। आज हम लोग ट्रैक्टर ले आए, हम लोग बहुत सारे अलग अलग पद्धति, अलग अलग मशीनों के एक तरीके से गुलाम बनते जा रहे हैं, है ना।
तो ये यहाँ पे बताते हैं। आगे गांधी जी भी इसके बारे में बात करते हैं, कुछ ऐसा होगा, ऐसा हो रहा है ना, ऐसा परिवर्तन हो रहा है, तो वो गांधी जी भी बात करते हैं, गांधी जी भी समझते हैं। ठीक है, आगे देखो पैराग्राफ नंबर 6 में ही आगे क्या बोला गया है, वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ कोरोडिंग कंपटीशन। ठीक है, यहाँ पे बोला गया हमारे जीवन को बर्बाद करने वाली प्रतियोगिता की पद्धति नहीं थी। ठीक है, अभी जैसे जो है मतलब एक तरीके से पहले के ज़माने में जैसे एजुकेशन कुछ ऐसा सिस्टम था, ठीक है, शिक्षा कुछ ऐसी पद्धति थी जिसमें मतलब ये जो है कंपटीशन टाइप का चीज़ नहीं था, प्रतियोगिता इस प्रकार से नहीं होता था कि जीवन ही बर्बाद कर दे किसी का। ठीक है, ईच फॉलोड हिज ऑन ऑक्यूपेशन और ट्रेड एंड चार्ज ए रेगुलर वेजेस। हर कोई जो है अपना अपना एक तरीके से कोई ना कोई व्यवसाय में लगा हुआ है, कोई ना कोई व्यापार में लगा हुआ है और अपने अपने अकॉर्डिंग अपना जो है मजदूरी उसको मिलता है। ठीक है, अपने अपने अकॉर्डिंग उसको मजदूरी, वेजेस का मतलब क्या होता है, वेजेस का मतलब क्या होता है, मजदूरी, वो जो भी काम कर रहा है उसके बदले में उसको जो पैसा मिल रहा है उसको कहते हैं वेजेस। तो सब लोग अपना अपना कोई ना कोई ऑक्यूपेशन में, कोई ना कोई अपने पैसा अपना व्यवसाय में लगा हुआ है ना, और कुछ ना कुछ उसको मजदूरी मिल ही जाता है। इट वॉज नॉट दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी बट आवर फोरफादर न्यू दैट if we set our heart after such things we would become slaves and lose our moral fiber। यहाँ पे ये कहते हैं कि it was, यहाँ से गौर करो, इट वॉज नॉट दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी। यहाँ पे ये बोलते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोग मशीनरी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम लोग मशीनरी को बना नहीं सकते, आविष्कार नहीं कर सकते, नए नए मशीनों को नहीं बना सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, हम लोग बना सकते हैं। बट आवर फोरफादर, लेकिन हमारे पूर्वज जो है न्यू डैट, वो जानते थे, इफ वी सेट आवर हार्ट आफ्टर सच थिंग, अगर हम लोग ऐसी ऐसी चीज़ों पर अपना दिमाग अपना दिल को फिक्स कर देना तो एक तरीके से वी वुड बिकम स्लेव्स एंड लूज आवर मोरल फाइबर, हम लोग एक तरीके से इन मशीनों का क्या हो जाएंगे, स्लेव्स हो जाएंगे। स्लेव्स का मतलब गुलाम हो जाएंगे, और हम लोग जो अपना मूल जो एक तरीके से चरित्र है, मोरल फाइबर, हम लोग का जो मूल चरित्र है, ठीक है, फाइबर का मतलब चरित्र, अपना जो मूल फाइबर है, मूल जो चरित्र है, उसको हम लोग खो देंगे। इसीलिए हमारे पूर्वज जो था, वो हमारे पूर्वज, हम लोग के जो पूर्वज थे, वो मशीनरी का इस्तेमाल नहीं करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि हम लोग मशीनरी के स्लेव्स हो जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे, इसलिए वो एक तरीके से मशीनरी का आविष्कार नहीं करना चाहते थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये पैराग्राफ नंबर 6 पे हो गई। अब हम लोग चलिए आगे देखते हैं, हम लोग कितना पैराग्राफ नंबर 6 पे ही अभी आगे चल रहा है। ठीक है, चलो इसको भी देखते हैं। दे देयरफॉर आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन डिसाइडेड दैट वी शुड ओनली डू व्हाट वी कुड विथ आवर हैंड एंड फीट। इसलिए वो लोग एक तरीके से बाद में क्या करते हैं, इसलिए उन्होंने गहन विचार के बाद, ड्यू डेलीगेशन मतलब एक तरीके से होता है गहन विचार के बाद, एक तरीके से डिसाइड किया, निर्णय लिया कि हम लोग को वही करना है जो हम लोग अपने हाथ और अपने पैरों से कर सकते हैं। ठीक है, आवर हैंड एंड फीट, जो हम लोग अपने हाथ और पैर से कर सकते हैं, हम लोग वही सारा चीज करेंगे। दे सॉ दैट आवर रियल हैप्पीनेस एंड हेल्थ कंसिस्ट इन ए प्रॉपर यूज ऑफ हैंड एंड फीट। उन लोगों ने देखा कि हमारा जो है, हमारा जो वास्तविक खुशियां हैं और हमारा जो स्वास्थ्य है, हमारा जो स्वास्थ्य है, ठीक है, वो तभी एक तरीके से सही रह सकता है, अच्छा रह सकता है, कंसिस्ट इन ए प्रॉपर यूज। हम लोग जब उसको अच्छे तरीके से क्या करेंगे, प्रॉपर यूज़ करेंगे अपने हाथों और अपने पैरों का, अपने हाथ और पैर का वास्तविक में सही इस्तेमाल करेंगे, तभी जाके हम लोग एक तरीके से खुश रह सकते हैं और हम लोग का शरीर भी स्वस्थ रह सकता है। जब हम लोग अपने हाथ पैरों से काम करें, जब अगर हम लोग एक जगह बैठ ही जाएंगे तो फिर हम लोग का स्वस्थ हेल्थ कहाँ चला गया है ना, कहीं दूर चला जाएगा। इसलिए हमारे पूर्वज बहुत कुछ सोच समझ के ऐसा चीज़ यहाँ पे निर्णय लिए, और इस तरीके से वो लोग मशीनरी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो लोग जानते थे कि हम लोग उसके गुलाम हो जाएंगे। और आज सच में देखो तो ये भी मशीन पे ही आप लोग देख रहे हो, कैमरा भी मशीन है, आपका मोबाइल जो सामने रखा हुआ वो भी एक तरीके से मशीन ही है। और आज हम लोग कहीं ना कहीं इस मशीन के गुलाम होते ही चले जा रहे हैं और बढ़ता ही जा रहा है। अब चलिए हम लोग यहाँ पे पैराग्राफ नंबर 7 पे आते हैं, और अब जो है इसको भी हम आपको बहुत अच्छे से आगे समझाते हैं। तो चलिए इसको देखना शुरू करते हैं। चलो तो हम लोग यहाँ पे 7वां पैराग्राफ को देखते हैं। कैसा समय आ गया कि जब हमको अपने सभ्यता के बारे में ही हम लोग को पढ़ना पड़ रहा है। चलो और इसको अच्छे से देखते हैं और अच्छे से अपने सभ्यता के बारे में जानेंगे। और यहाँ पे इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें यहाँ पे बोला जा रहा है कि दे फर्दर रीजन लार्ज सिटीज वेयर ए स्नेयर एंड यूजलेस इनकम्बरेंसेस एंड दैट पीपुल वुड नॉट बी हैप्पी इन दैम। ठीक है, और बाद में हमारे पूर्वज लोग बताते हैं, ठीक है,
कि लार्ज सिटी जो होते हैं, बड़े बड़े जो शहर होते हैं, वेयर स्नेयर, वहाँ पे एक जाल रहता है और एक अलग ही यूजलेस और बेकार से वहाँ पे क्या रहता है, एक बर्डन रहता है, बहुत ही लोगों के चेहरे पे एक तरीके से बोले, लोगों के दिमाग पे एक अलग ही तरीके से बेचैनी, एक बर्डन सा रहता है और एक जाल टाइप का बिछा रहता है। ठीक है, वहाँ पे लोग जो है ना हैप्पी नहीं रहते हैं, खुश नहीं रहते हैं। वहाँ के लोग, शहरों के, बड़े बड़े शहरों के लोगों को देखोगे आप, उनके चेहरे पे वो खुशी नहीं मिलेगा जो गांव में मिलेगा। वो गांव में आपके घर के पास से गुजर रहे होंगे कुछ लोग, आप पे कुछ अच्छा सा कुछ बात बोलते हुए, तो वैसा वो स्माइल, वो जो है हैप्पीनेस नज़र नहीं आएगा शहरों में, लार्ज शहर में, बड़े बड़े शहरों में। ठीक है, दैट देयर वुड बी, और ये भी बताते हैं कि वहाँ पे जो शहरों, बड़े बड़े शहरों में क्या होता है, गैंग्स ऑफ थीव्स, चोरों का एक गैंग रहता है। ठीक है, चोर और डाकू रहते हैं। ठीक है, वहाँ पे रॉबर्स, प्रोस्टिट्यूशंस एंड वाइस फ्लोरेंसिंग। ठीक है, और वहाँ पे बहुत सारे क्या रहते हैं, चोर रहते हैं, डाकू रहते हैं, बेश्याएं रहते हैं, बेश्याओं का झुंड रहते हैं। ठीक है, और वहाँ पर जो है आराम से वो लोग बहुत अच्छे से वाइस फ्लोरेसिंग, ठीक है, बहुत अच्छे से फल, फ्लोरेसिंग मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का फलना फूलना, है ना, बहुत ही आराम तरीके से, अच्छे ढंग से वो लोग आराम से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कौन, चोर डकैत डाकू वगैरह जो हैं, ठीक है, शहरों में वो लोग आराम से जीवन यापन कर रहे हैं। ठीक है, आराम से पनप रहे हैं वहाँ पर, इन डैम, ठीक है, वहाँ पे बड़े बड़े शहरों में। एंड दैट पुअर मैन वुड बी रॉब्ड बाय रिच मैन, और शहरों में, बड़े बड़े लार्ज सिटी में क्या होता है, जो गरीब आदमी है, पुअर मैन होते हैं, वो लूट लिए जाते हैं, किसके द्वारा, अमीर लोगों के द्वारा। गरीब लोग अमीर लोगों के द्वारा लूट लिए जाते हैं। ठीक है, दे वेयर देयरफॉर सेटिस्फाइड विद अ स्मॉल विलेज, इसलिए हमारे पूर्वज लोग गांव से ही खुश थे, वो लोग शहर जाना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि वहाँ पे वो लोग जानते हैं कि वहाँ ना बड़े लार्ज सिटीज़ में, ठीक है, लार्ज सिटीज़ वेयर नियर एंड यूजलेस इनकम्बरेंसेस, ठीक है, बड़े शहरों में जो है ना एक अलग ही प्रकार का एक तरीके से जाल है, षड्यंत्र है, और वहाँ के लोग के ऊपर पता नहीं क्या अलग तरीके से बर्डन उनके सर पे लगा रहता है। वहाँ के लोग खुश नहीं रहते हैं, वहाँ पे बहुत सारे क्या चीज़, चोर डकैत, है ना, चोर डाकू, उसके बाद बेस्याओं, इन सब का झुंड वहाँ पे पनप रहे हैं, फ्लोरिशिंग हो रहे हैं, पनप रहे हैं। गरीब लोग को अमीर लोग लूटते हैं, इसलिए वो लोग गांव में ही अपना खुश हैं कि हम गांव में ही खुश हैं, हमको शहर नहीं जाना है ना। तो ये ऐसा यहाँ पे बताया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, पैराग्राफ नंबर 7 देख रहे हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में, और आगे यहाँ पे पैराग्राफ नंबर 8 पे आते हैं, 7 के बाद 8 पे, और यहाँ पे बोला जा रहा है दे सो डैट किंग एंड देयर सॉर्ड वेयर इनफेरियर to the sword of ethics, and they therefore held the sovereigns of the earth to be inferior to the rishis and fakirs। यहाँ पे ये बताते हैं, उन्होंने देखा, हमारे पूर्वज लोग जो है उन्होंने देखा कि जो राजा है, ठीक है, जो राजा है और स्वॉर्ड, उनकी जो तलवार है, राजा और उनकी तलवार जो है सभ्यता से कम थी, और इसलिए उन्होंने धरती पर जो है प्रभुओं को, यानी ऋषियों और फकीरों से कम ठहरा है। मतलब एक तरीके से ऋषि और फकीर जो हैं उससे उच्च आते हैं। ठीक है, ऋषि और फकीर को हमेशा उच्च दर्जा मिलता है। ऋषि और फकीर को एक तरीके से राजा और उसकी तलवार को कमजोर माना जाता है उसके सामने में, है ना। तो ये यहाँ पे बताते हैं, ए नेशन विथ ए कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस, और एक राष्ट्र, एक देश, एक राष्ट्र जिसमें ऐसी सभ्यता हो, ठीक है, सभ्यता के साथ, इज फिटर टू टीच अदर देन टू लर्न फ्रॉम अदर। और ये देश जहाँ का ये संविधान के साथ है, ये दूसरे को सिखाने के लिए है, ना कि दूसरों से सीखने के लिए। अपना भारतीय सभ्यता दूसरे देशों की दूसरे सभ्यता को सिखाने के लिए, ना कि दूसरे से सीखने के लिए है ना। दिस नेशन हैड कोर्ट, लॉयर्स एंड डॉक्टर्स बट दे वेयर ऑल विद इन बाउंड। इस देश में, अपने भारत देश में हर कोई है, कोर्ट है, हमारे देश में क्या है, कोर्ट है, लॉयर्स है, बहुत सारे वकील हैं, है ना, उसके साथ डॉक्टर्स हैं बहुत सारे, और ये सब एक जो है एक बाउंड के अंदर हैं, एक जो है एक तरीके से बोले तो ये सब जितने भी लोग हैं सभी एक सीमा के अंदर ही काम करते हैं। एवरीबडी न्यू डैट दीज प्रोफेशंस वेयर नॉट पार्टिकुलरली सुपीरियर, कि वो हर कोई जानता है कि ये पेशा, ये जो पेशे विशेष रूप से बेहतर नहीं है। मतलब एक तरीके से, मतलब हर लोग जो है ना कोई बाउंड में है, हर लोगों के ऊपर कोई ना कोई लोग हैं। तो मतलब एक तरीके से हर लोग जानते हैं कि यही सबसे ऊंचा पद नहीं है, कि हम ही बॉस हैं यहाँ के, तो ऐसा नहीं सोचते हैं, है ना। हर लोग के नीचे, हर लोग के ऊपर कोई ना कोई है, तो सबके ऊपर बाउंड है। ऐसे सभ्यता जो है दूसरों को सिखाने के लिए, ना कि दूसरों से सीखने के लिए। पैराग्राफ नंबर 8 में ही आगे चलते हैं,
मोर ओवर, ठीक है, इसके अलावा, मोर ओवर मतलब इसके अलावा, दीज वकील्स एंड वेद्स डिड नॉट रॉब पीपुल, ठीक है, इसके अलावा जो ये वकील लोग हैं और ये जो डॉक्टर्स लोग हैं, वैद्य लोग हैं, ये लोग ना लोगों को लूटते नहीं है। दे वेयर कंसिडर्ड पीपुल्स डिपेंडेंट नॉट देयर मास्टर्स, वो लोग ना लोगों के मोहताज माने जाते थे, उनके जो है स्वामी नहीं, ठीक है, लोगों के मोहताज माने जाते, या ये लोग ये नहीं सोचते वकील और वैद्य कि हम लोग उनके स्वामी हो गए, है ना। जस्टिस वाज टॉलरेबली फेयर, और जो इंसाफ होता था वो एक तरीके से बहुत ही मतलब एक तरीके से सही होता था, ठीक है। The ordinary rule was to avoid court, मेन जो रूल होता था, ठीक है, हमारे जो सभ्यता का जो मेन रूल जो होता था, हमारे जो पूर्वज लोग थे उन लोग का मेन रूल होता था कि अवॉइड द कोर्ट, मतलब कोर्ट को दूर करो, है ना, खुद से बैठ के आपस में ही बैठ के सब लोग फैसला कर लो, लेकिन ये कोर्ट कचहरी मत जाओ, है ना, सबसे पहला रूल होता था। द ऑर्डिनरी रूल वाज टू अवॉइड कोर्ट, मेन रूल ये होता था, साधारण रूल ये होता था कि हम लोग को कोर्ट अवॉइड करना है, कोर्ट कचहरी नहीं जाना है। देयर वेर नो टॉट टू ल्यूर पीपल इनटू दैम, ठीक है, और यहाँ पे यही बोलते हैं कि क्या चीज़ बोलते हैं, अदालतों से बचने का था, और उसमें लोगों को लुभाने के लिए दलाल नहीं थे। पहले जो है मतलब ये अलग अलग लोग टॉट्स वगैरह, ये दलाल वगैरह जो रहते हैं लोगों को ल्योर करने के लिए, एक तरीके से किसके लिए, ललचाने के लिए, वो दलाल नहीं रहते हैं। दिस एविल टू वाज नोटिसेबल ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल्स, और ये सारे लोग जो है ना, ये सारे दलाल जो घूमते हैं कहाँ पे, केवल और केवल राजधानियों के आसपास ही घूमते हैं, ठीक है, केवल और केवल राजधानियों के आसपास घूमते हैं। द कॉमन पीपुल लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशंस, ठीक है, और जो साधारण लोग जो है जो गांव में एक तरीके से रहते हैं, वो सब आराम से अपना जो है अपना जो है एग्रीकल्चर को फॉलो करते हैं, अपना जो है वही उसका पेशा है साधारण लोगों के लिए। दे एंजॉय ट्रू होम रूल, और वो लोग आराम से इसी तरीके से अपना शांति से सेटिस्फाइड तरीके से अपना जीवन, यानी ट्रू होम रूल को, यानी घर अपने ट्रू होम रूल यानी सच्चे एक घर का जो रूल होता है उसके अकॉर्डिंग वो एकदम अच्छे तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है बाहर विदेश में क्या हो रहा है, बड़े बड़े शहरों में क्या हो रहा है, वो लोग अपने एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन से ही खुश हैं, है ना। चलो पैराग्राफ नंबर 9 पे चलते हैं। यहाँ पे बोला गया है, द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड बाय मी हैज बीन सो डिस्क्राइब्ड बाय इट्स वोटरीज, ठीक है। यहाँ पे बोलते हैं कि ये जो भारतीय सत्ता का जो मैं डिस्क्राइब किया, मैं जो भारतीय सत्ता के बारे में मैं जो कहता हूँ, यह ऐसा ही बहुत सारे ऋषि जो हैं, बहुत सारे वोटरीज जो हैं यानी ऋषि, ये भी अपने पास ये भी ऐसा ही बोले हैं इस सभ्यता के बारे में। इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, एंड अंडर नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मैन अटेंड परफेक्शंस, ठीक है। ये बताते हैं कि मतलब देश में कहीं भी बात करोगे, कोई भी सभ्यता में ऐसा नहीं है कि हर लोग एक तरीके से परफेक्ट ही हैं, ठीक है। सभी मनुष्य एक तरीके से पूरे रूप से सिद्धि प्राप्त नहीं की है, सभी जगह ऐसा नहीं है। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू प्रोपोगेट इमॉर्टलिटी, ठीक है। भारतीय सभ्यता का जो है रुझान धर्म के प्रचार करने का है, ठीक है। इसका जो है प्रोपोगेट इमॉर्टलिटी, एक तरीके से भारतीय सभ्यता का जो रुझान किसके प्रति है, धर्म को प्रचार करने पे, धर्म को आगे बढ़ावा देना, ये एक तरीके से भारत का एक तरीके से क्या है, इसी पे रुझान ज़्यादातर रही है, ठीक है। हर सभ्यता में ये बोलते हैं कि ऐसा नहीं कि सब लोग एक तरीके की सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं, सब लोग सही ही हैं, वहाँ के लोग एकदम गलती कर ही नहीं सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आगे देखो, द लेटर इज गॉडलेस, ठीक है। और यहाँ पे बोलते हैं, लेटर बोलते हैं एक तरीके से जो पश्चिमी सभ्यता है वो एक तरीके से गॉडलेस है, वो भगवान के विहीन है, वहाँ पे भगवान नहीं है ना। द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन ए बिलीफ इज गॉड, और जबकि हम लोग का यहाँ पे जो सभ्यता है वो भगवान पे एक तरीके से विश्वास रखते हैं हम लोग, है ना। सो इसलिए अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग इट बिहोव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया टू क्लिंग द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन इवन एज ए चाइल्ड क्लिंग टू मदर्स ब्रेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे ये बोलते हैं इसलिए हर एक लोग जो भी भारत से प्यार करते हैं वो इस तरीके से प्यार से करते हैं जैसे एक बच्चा होता है ना कि माँ के छाते से जितना चिपके हुए रहता है, कुछ उसी प्रकार से यहाँ पे भारत को भी अपना माँ ही समझ के अपना उससे चिपके हुए रहता है, उससे लगाव बना के रखता है ना। तो कुछ इस प्रकार से मतलब विश्वास है अपने सभ्यता पे, अपने संस्कृति पे, तो यहाँ पे ये महात्मा गांधी जी बताते हैं। आई होप सो ये अच्छा लग रहा होगा। अब ये पैराग्राफ नंबर 10 देखिए, आई एम नो हेटर ऑफ द बेस्ट। यहाँ पे बहुत सारा देखो बुराई कर ली, अब कहे महात्मा गांधी जी अब तो बहुत बुराई कर दी है वेस्टर्न सिविलाइजेशन का, ठीक है। अब जो है अगर हम मतलब एक तरीके से
कुछ थोड़ा बहुत बड़ाई कर देते हैं बेचारे लोग का, नहीं तो मतलब बेचारे लोग बुरा मान जाएगा। तो अब देखो क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं आई एम नो हेटर टू द ऑफ द वेस्ट, मतलब मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं पश्चिम का एक तरीके से मैं हेटर हूँ, एक तरीके से दुश्मन हूँ, उसका बुराई सोचता हूँ, ऐसा भी नहीं हूँ, ठीक है। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मैनी थिंग्स आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, मैं बहुत सारी चीज़ों के लिए शुक्रगुजार हूँ वेस्टर्न सिविलाइजेशन का, कि मैंने वहाँ से जैसे जो है सब एक तरीके से क्या सीखा, साहित्य सीखा। वेस्टर्न जो है अपने पास साहित्य जो था, ठीक है, पश्चिमी साहित्य जो था उसको हमने वहाँ से सीखा। बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर teaching me that if I want India to rise to its fullest height, I must tell my countrymen frankly that after years and years of experience of modern civilization, I have learned one lesson from it, and that is that we must shun it as all cost, ठीक है। देखो बढ़ाई किस तरीके से भिंगा के मार रहे हैं, बोलते हैं कि मैं ऐसा नहीं हूँ कि मतलब मैं वेस्ट का एक तरीके से हेटर हूँ, दुश्मन ही हूँ, मतलब मैं शुक्रगुजार हूँ वेस्ट कंट्री का। वेस्ट लिटरेचर वहाँ से हमने सीखा, वहाँ के साहित्य से हमने बहुत कुछ सीखा, ठीक है। और हम बहुत थैंकफुल भी हैं, मॉडर्न सोसाइटी जो भी मॉडर्न सिविलाइजेशन है, जो वहाँ पे मॉडर्न सिविलाइजेशन चलता है, ये जो आधुनिक सभ्यता जो है उसके लिए थैंकफुल भी हूँ, उनसे बहुत कुछ सीखा हूँ। और ये हमने देखा है, और हम बहुत ही क्लियर तरीके से फ्रैंकली अपने कंट्रीमैन, अपने देश के वासियों को, यानी भारत देशवासियों को फ्रैंकली हम बोल सकते हैं कि हम लोग इतने सालों से एक्सपीरियंस किए हैं मॉडर्न सिविलाइजेशन को, तो हम ये निश्चित रूप से आपको एक तरीके से फ्रैंकली रूप से ये बोल सकते हैं कि जितना भी हमने सीखा है, अगर हम लोग को अगर फुलेस्ट हाइट पे, अगर हम लोग को एक तरीके से बहुत ऊपर तक जाना है, अगर भारतीय सत्ता को, हम लोग को बिल्कुल इस मॉडर्न सिविलाइजेशन को अपने से दूर करके रखना होगा, ठीक है। ये कहते हैं कि मतलब हेटर नहीं हूँ मैं, ठीक है, बहुत कुछ हमने वहाँ से सीखा है, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ मॉडर्न सिविलाइजेशन का कि मैंने ये सीखा कि ये हमको नहीं चाहिए, ठीक है। मैंने ये मॉडर्न सिविलाइजेशन से ये सीखा कि भाई मॉडर्न सिविलाइजेशन तू प्लीज़ मेरे यहाँ मत आना, ऐसा ही बोल रहे हैं महात्मा गांधी जी, ठीक है। तो ये पैराग्राफ नंबर 10 में बोले हैं। आई होप सो कि आप इसको समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ पे पैराग्राफ नंबर 11 पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। 11 में अपने पास देखते हैं क्या बोला गया है। यहाँ पे अपने पास बोला गया व्हाट इज दैट, इसमें बोला गया है व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन, मतलब आधुनिक सभ्यता क्या है। इट इज द वर्शिप ऑफ द मटेरियल, इट इज द वर्शिप ऑफ द ब्रूट इन अस, ठीक है। ये जो है एक तरीके से क्या है, ये मॉडर्न सिविलाइजेशन है क्या, ये जो है आधुनिक सभ्यता ये है क्या, किसके बारे में बोला जा रहा है। तो ये बोलते हैं इट इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल, ये जो है आधुनिकता एक तरीके से मटेरियल चीज़ों को, मतलब जो होता है ना, जो एक तरीके से खुश करता है, मतलब एक तरीके से आनंददायक चीज़ें हैं, ठीक है। मटेरियल थिंग्स को हम लोग एक तरीके से उसमें पूजा करते हैं, ठीक है। भौतिक बात को पूजा करते हैं, बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े आरामदायक चीज़ों को देख के उसको पूजा करते हैं, मतलब एक तरीके से उसी के गुणगान करते हैं, उसी के साथ अपना जीवन यापन करते हैं। तो वही एक तरीके से वो हुआ मॉडर्न सिविलाइजेशन। और हम लोग अपने अंदर जो छिपे शैतान है, अगर हम लोग उसको पूजा करते हैं, अपने अंदर के शैतान को अपने साथ लेके घूमते हैं, वो हुआ मॉडर्न सिविलाइजेशन। इट इज़ यहाँ पे है unadulterated materialism and modern civilization is nothing if it does not think at every step of triumph ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। यहाँ पे ये बोलते हैं कि अपने अंदर छिपे शैतान का ये पूजा करते हैं, अपने अंदर छुपे ये शैतान, यानी अपने अंदर जो ये शैतान मतलब ब्रूट जो है, इसको हम लोग पूजा करते हैं, इसे कहते हैं मॉडर्न सिविलाइजेशन, ठीक है। यह जो है शुद्ध भौतिकवाद है, यही जो है इट इज़ अनएडल्टरेटेड मटेरियलिज्म, मतलब ये जो है अनएडल्टरेटेड, मतलब ये जो है एकदम शुद्ध भौतिकवाद है, ठीक है। यही जो है कि अपने अंदर के शैतान को और जो ये जो भौतिकवादी चीज़ें हैं जो सुख प्रदान करती है, आराम प्रदान करती है, ऐसी चीज़ों के साथ हम अपना इसी में हम खुश रहते हैं। तो ये हुआ मॉडर्न सिविलाइजेशन, यही हुआ वास्तविक में आधुनिक सभ्यता। और आधुनिक सभ्यता कुछ भी नहीं है अगर हम भौतिक सभ्यता की विजय के हर जश्न को ना मनाया जाए, ठीक है। एक तरीके से आधुनिक सभ्यता कुछ भी नहीं है अगर हम लोग भौतिक सभ्यता की जो विजय होती है कि हम लोग बहुत सारे नए नए जो टेक्नोलॉजी वगैरह लाते हैं और उन सब के अगर एक तरीके से हम लोग क्या करें, उन सब का अगर एक तरीके से जश्न ना करें, ठीक है, ट्रम्प ना करे, तो एक तरीके से कुछ है ही नहीं, ठीक है। ये मॉडर्न सिविलाइजेशन कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। लेकिन हम लोग हर एक भौतिक सप्ताह में कुछ भी चीज़ होती है खोज, उन सबको एंजॉय करते हैं, उस सब को सेलिब्रेट करते हैं। तो यही अपने अंदर के छिपे हुए शैतानों को मनाते हैं, अपने अंदर शैतानों को लेके चलते हैं, है ना। तो यही तो हुआ मॉडर्न सिविलाइजेशन, यही तो अपने पास हुआ आधुनिक सभ्यता, ठीक है। इसी के बारे में ये बात करते हैं।
आगे चलिए, आगे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं पैराग्राफ नंबर 12 पे, और इसको भी चलिए बहुत अच्छे से अब हम आपको बताते हैं और बहुत ही मज़ेदार तरीके से अभी जो है पूरे हम लोग यहाँ पे इस बुक को हम लोग कंप्लीट करेंगे, इस पूरे चैप्टर को पहले कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो निश्चित रूप से आप लगातार देखते रहिए, सेल्फ मोटिवेटेड होते चलिए, और ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ये आप खुद जानते होंगे, है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पे पैराग्राफ नंबर 12 को हम लोग देखना शुरू करते हैं और अच्छे से इसको समझते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पे पैराग्राफ नंबर 12 को देखते हैं, और इसमें यहाँ पे बोला जा रहा है क्या चीज़, इसमें यहाँ पे बोला जा रहा है कि इट इज़ परहैप्स अननेसेसरी इफ़ नॉट यूजलेस। और ये जो है अननेसेसरी अगर नहीं है, इफ़ नॉट यूजलेस, अगर ये यूजलेस, अगर ये बेकार नहीं है तो ये अननेसेसरी है, ये मतलब बेवजह है। अगर ये बेकार नहीं है तो ये अनावश्यक है, ये इसकी ज़रूरी नहीं है, या शायद अनावश्यक है अगर बेकार नहीं है तो। टू वे द मेरिट ऑफ द टू सिविलाइजेशंस, कि हम लोग दो सभ्यता को एक तरीके से तौल ले। ठीक है, वे का मतलब एक तरीके से तौलना, मतलब यहाँ पे ये बोलते हैं दो सभ्यता को तौलना है, दो सभ्यता की तुलना करना एक तरीके से। अगर ये बेकार नहीं है तो ये जरूरी भी नहीं है, ये अनावश्यक है ना। ये गांधी जी बोलते हैं, इट इज़ लाइकली डैट द वेस्ट हैज़ इवॉल्व्ड ए सिविलाइजेशन सूटेड टू इट्स क्लाइमेट, ठीक है, एंड सराउंडिंग्स। यहाँ पे ये बोलते हैं कि जो वेस्ट है, जो वेस्टर्न लोग हैं, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, जो ये पश्चिमी जो सभ्यता है, वो जो है एक तरीके से सूटेड टू इट्स क्लाइमेट, वो जो है वो सभ्यता उसके क्लाइमेट, उसके जो है जलवायु के अनुसार जो है वो उस पर सूट करता है, और उसके सराउंडिंग्स, उसके आसपास जैसे जलवायु है, जैसा क्लाइमेट है, उसके लिए वही सभ्यता उसके लिए सूट करता है। ठीक है, एंड सिमिलरली, और वैसे ही वी हैव a civilization suited to our conditions and both are good in them on respective spheres। यहाँ पे देखिए क्या है, जिस तरीके से यहाँ पे ये बोलते हैं कि दो जो है सभ्यताओं की एक तरीके से तुलना करना या तौलना, ये जो है बेकार है, अगर जरूरी अगर ये बेकार नहीं तो ये जरूरी नहीं है, ये अनावश्यक है। ठीक है, और ये कहते हैं कि वेस्ट अगर सिविलाइजेशन जो है वो इवॉल्व हुआ है, वो विकसित हुआ है, कैसे सिविलाइजेशन, वैसे सभ्यता के रूप में, सूटेड टू इट्स क्लाइमेट एंड सराउंडिंग, जो उसके क्लाइमेट्स, जो उसके जलवायु और आसपास के जलवायु के अकॉर्डिंग वो जो है उसी पे सूट करता है, इसलिए उसका सभ्यता उसके अकॉर्डिंग उसके लिए वो सही है। ठीक है, और इसी प्रकार जो है वी हैव ए सिविलाइजेशन, और हम लोग की जो सभ्यता है सूटेड टू आवर कंडीशंस, और वो जो हम लोग के पास जो सभ्यता है वो हम लोग के कंडीशंस, हम लोग की तरह वो हम लोग पे सूट करता है। ठीक है, एंड बोथ आर गुड इन दैम ऑन रेस्पेक्टिव स्पेयर्स, और दोनों अपने अपने जो है अपने अपने तरीके से अपने अपने यहाँ पे अच्छा कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे महात्मा गांधी जी बोलते हैं कि अगर दो सभ्यता को हम जैसे तुलना कर रहे हैं कि वेस्ट सिविलाइजेशन और ईस्ट सिविलाइजेशन की, पश्चिमी सभ्यता और पूर्वी सभ्यता की अगर हम लोग तुलना कर रहे हैं तो एक तरीके से ये बेकार है। ठीक है, अगर ये बेकार नहीं है तो यह अनावश्यक है। ठीक है, जो पश्चिमी सभ्यता में जो सभ्यता है, ठीक है, वहाँ की जो सभ्यता है वो वहाँ के जो है जलवायु, वहाँ के आसपास के जो रहन सहन है उसके अनुसार वहाँ के जलवायु उसके लिए ठीक है, वो सभ्यता उसके लिए ठीक है। उसी प्रकार जो अपने यहाँ जो सभ्यता है वो अपने आसपास जैसा क्षेत्र है, जैसा जलवायु है, उसके अकॉर्डिंग अपना सभ्यता ठीक है अपने लिए, है ना। तो यहाँ पे यही ये बोलते हैं, ठीक है, कि दोनों अपने अपने जगह पे दोनों अच्छा कर रहा है। ठीक है, दोनों सभ्यता, तो ये बोलते हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं 13 नंबर पैराग्राफ पे, और इसमें यहाँ पे बोला जा रहा है द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन इनडेफिनिट मल्टीप्लिकेशन ऑफ ह्यूमन बॉन्ड्स। ठीक है, यहाँ पे बोलते हैं डिस्टिंग्विशिंग, ठीक है, मतलब एक तरीके से डिस्टिंग्विशिंग का मतलब एक तरीके से अंतर, ये अंतर है, मतलब एक तरीके से मुख्य रूप से अगर मॉडर्न सिविलाइजेशन और जो है क्या चीज़ एंशिएंट सिविलाइजेशन में, कि मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या करता है कि एन इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन बॉन्ड्स, जो भी मानव का जो चाहत होता है उसको एक तरीके से अनंत रूप से बढ़ाते जाता है। ठीक है, मॉडर्न सिविलाइजेशन में क्या होता है, जो मानव की चाहत होती है, इच्छाएं जो होती है, उस पर लगाम नहीं लगाती, बल्कि उसको अनंत रूप से बढ़ाते जाती है कि हाँ और कुछ इच्छा करो, और कुछ होगा, और होगा, और होगा, है ना, वही करते रहता है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, अगर भारत की जो मतलब अगर एक तरीके से हम लोग प्राचीन सभ्यता की अगर बात करें, ठीक है, तो उसकी विशेषता ये है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये क्या करता है, इम्पेरेटिव रेस्ट्रिक्शंस अपॉन, ठीक है, एंड स्ट्रिक्ट रेगुलेशन ऑफ दीज वांट्स। ठीक है, और प्राचीन सभ्यता क्या करती है, हम लोग के जो भी वांट्स है उसको एक तरीके से उसको रोकती है, उसको बंद करती है, और यही जो है ये जो है इसका सख्त नियम है, ये जो है इसका इस हमारे एंशिएंट सिविलाइजेशन का सख्त नियम है। यानी अपने पास देखो दोनों में अंतर बताया गया है। ठीक है, एक तो सबसे पहले बता देते हैं कि दोनों में अंतर करना एक तरीके से बेकार है। ठीक है, अगर बेकार नहीं है तो अनावश्यक है। ठीक
ठीक है, वो बताते हैं। और साथ ही साथ बोलते हैं कि दोनों में अगर अंतर की बात करें ना, तो देखो मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या करता है, हमारी जो इच्छाएं होती है उसको अनलिमिटेड कर दी जाती है कि द मोर इट गेट द मोर इट वांट। हम लोग का एक तरीके से जितना मिलते जाता है उतना ही और चाहते जाते हैं मॉडर्न सिविलाइजेशन में। लेकिन एंशिएंट सिविलाइजेशन का सबसे मुख्य विशेषता ही ये है, ये जो हमारी चाहत, हमारी इच्छाएं जो होती है उसको एक तरीके से रोकती है, हम पे लगाम लगाती है, सीमा एक तय करती है ना। और ये इसका सख्त नियम है प्राचीन सभ्यता का, यही यहाँ पे बताया गया है। चलिए अब अगला यहाँ पे देखते हैं पैराग्राफ में 13वां पैराग्राफ का ही आगे है यहाँ पे क्या चीज, द मॉडर्न और वेस्टर्न insatiableness, the modern or western insatiableness arises really from wants of living faith in a future state and therefore also in divinity। ठीक है, अगर हम बात करें मॉडर्न या फिर पश्चिमी जो अपने पास सभ्यता है, ठीक है, जो पश्चिमी लालच है, ठीक है, वो वास्तव में इस स्थिति में विश्वास रखता है, ठीक है, विश्वास मतलब एक तरीके से वास्तव में भविष्य में विश्वास रखने का उसमें अभाव है। वो लोग भविष्य के बारे में, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं सोचते हैं, ठीक है, आज की खुशियों के बारे में वो लोग ज़्यादा सोचते हैं। ठीक है, द रेस्ट्रिक्शन ऑफ एंशिएंट और ईस्टर्न सिविलाइजेशन, अगर हम लोग बात करें पूर्वी सभ्यता या प्राचीन सभ्यता के बारे में, तो अराइजेस फ्रॉम ए बिलीफ, एक विश्वास से जन्म लेती है, ऑफ्टन इन स्पाइट अदर सेल्फ। ठीक है, और वो एक क्या करती है, एक विश्वास से वो जन्म लेती है, एक विश्वास से पनपती है इन फ्यूचर स्टेट, और एक तरीके से भविष्य के जो है भविष्य में एक तरीके से ज़्यादा भरोसा रखती है, एंड एग्जिस्टेंस ऑफ डिवाइन पावर, और जो है देवी देवता का जो पावर होता है, ईश्वर के जो क्षमता होता है, उस पर वो दिव्य शक्ति पे भरोसा करता है ना। प्राचीन सभ्यता में हम लोग कोई ना कोई अपने अपने धर्म के हर लोग अपना अपना कुछ ना कुछ चीज तो मानता है, ठीक है, डिविनिटी के बारे में, एक तरीके से डिवाइन पावर के बारे में, ठीक है, जो दिव्य शक्ति होती है उसको मानता है। जबकि मॉडर्न सिविलाइजेशन जो होता है ये एक तरीके से क्या करता है, ये एक तरीके से अभी तुरंत की चीजों को ज्यादा ये एक तरीके से प्रेफर करता है कि अभी के जिंदगी को जियो, है ना। आगे चलो 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर पैराग्राफ में अब यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मेडिंग टू रेसिस्ट। यहाँ पे बोलते हैं सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट। ठीक है, कुछ जो है, हालांकि कुछ जो है बात करें शानदार परिणामों में, ठीक है, इमीडिएट मतलब अचानक जो ये कुछ जो ब्रिलियंट जो परिणाम, कुछ ये जो है विशेष रूप से एक शानदार परिणाम जो निकल के आए हैं, ये जो मॉडर्न इन्वेंशन का ये जो नया जो आविष्कार हुआ है, इसका परिणाम ये है कि ये दे आर टू मेडिंग टू रेसिस्ट, और वो इतना ज़्यादा क्या है, मतलब पागल बना देता है, उसको रोक नहीं सकता है कोई भी लोग। इतना ऐसा आविष्कार बन चुका है जिसको एक तरीके से रोकना चाहता है लेकिन रोक नहीं पाता। जैसे आज इतना सारा गेम बना है, क्या है, बहुत लोग मेडिंग हो चुके, एक तरीके से पागल हो चुके हैं उसके पीछे, एक तरीके से उसको रोक नहीं पाते हैं, रेसिस्ट नहीं कर पाते हैं, है ना। तो ऐसा कुछ मॉडर्न इन्वेंशंस आया है, उसके बारे में बात करते हैं। वट वी हैव नो मैनर ऑफ डाउट दैट द विक्ट्री ऑफ मैन लाइज इन द रेसिस्टेंस, लेकिन संदेह का कोई तरीका नहीं है कि मनुष्य की जीत उसके विरोध में है। ठीक है, मनुष्य का जीत हर हमेशा उस मॉडर्न इन्वेंशंस के विरोध में ही उसका जीत है। ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वी आर इन डेंजर ऑफ वार्टिंग अवे दी, हम लोग एक जो है ना क्या है, एक डेंजर में है। ठीक है, वार्टिंग का मतलब क्या होता है, एक तरीके से जो विनिमय होता है। ठीक है, एक तरीके से एक चीज को लेके दूसरे को देना। ठीक है, एक उससे कुछ लिए और हम अपने कुछ दिए, ठीक है, उसके बदले में कुछ चीज देना कुछ। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम एक बहुत ज्यादा खतरा में है, क्या चीज, वार्टिंग अवे द परमानेंट गुड्स। हम लोग जो है कुछ एक जो एक तरीके से जो अस्थाई जो संपत्ति था उसको एक तरीके से क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं ए मोमेंट्री प्लेजर से, कुछ क्षण की खुशियों के लिए। हम लोग का जो एक तरीके से जो स्थिर जो अपने पास एक तरीके से परमानेंट अस्थाई जो संपत्ति था उसको हम लोग खो रहे हैं कुछ क्षण की खुशी के लिए। ठीक है, तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे बताते हैं मॉडर्न सिविलाइजेशन में ऐसा कुछ नया इन्वेंशन होता है जो एक तरीके से लोगों को पागल बना के रखती है, एक तरीके से उसको रोक नहीं पाता है लोग। ठीक है, आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। just as in the West they have made wonderful discoveries in material things, और जिस तरह पश्चिमी में कई जो है अद्भुत और नायाब चीज़ों की खोज की गई है, उसी तरह सिमिलरली उसी तरह, ठीक है, जिस तरीके से पश्चिम में बात करोगे, पश्चिमी देशों में मॉडर्न सिविलाइजेशन में बहुत सारे डिस्कवरीज, वंडरफुल डिस्कवरीज यानी शानदार आविष्कार किया गया है मटेरियल थिंग्स के में। ठीक है, नई चीज़ों में जैसे आविष्कार किया गया पश्चिमी देशों में, उसी तरीके से सिमिलरली हिंदुज़्म हैज़ मेड स्टिल मोर मार्वेलियस डिस्कवरीज इन थिंग्स ऑफ रिलीजन एंड स्पाइट ऑफ सोल।
ऑफ द सोल। उसी प्रकार से जैसे पश्चिमी देशों ने बहुत सारे आविष्कार किए, नए नए तरीकों का खोज किया, नए नए मशीनों को बनाया, उसी प्रकार से हिंदुज्म जो है, ठीक है, हिंदुत्व जो है वो भी जो है बहुत ही शानदार जो है डिस्कवरीज किया, बहुत ही एक खूबसूरत ये भी क्या किया, डिस्कवरीज किया, है ना। किस चीज़ में? धर्म में। किस चीज़ में? धर्म के क्या चीज़ में? धर्म में, आत्मा और रूह में ये बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा ये हिंदुत्व भी खोज किया, ठीक है। जिस प्रकार से वेस्टर्न सिविलाइजेशन वो क्या खोज किया, बहुत सारे नए नए आविष्कार किया, जिस तरीके से मटेरियल थिंग्स में मशीनों वगैरह को बनाया, आरामदायक चीज़ों में जैसे वो आविष्कार किया, उसी तरीके से हिंदुत्व जो है एक तरीके से रूह, आत्मा, इन सारी चीज़ों में, रिलीजियस थिंग्स में ये बहुत ज़्यादा कुछ खोज किया, है ना, कि मन की शांति, ये सब चीज़ ये ज़्यादा देखा। वो जैसे आरामदायक चीज़ देखते थे कि मशीन वगैरह बना के, और ये मन की शांति जैसे योगा वगैरह, इस सारी चीज़ों के ऐसे चीज़ों का खोज किया, है ना। तो यही यहाँ पे बोला गया है। आगे अगर बढ़े तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आगे अगर बढ़े तो यहाँ पे क्या है, वट वी हैव नो आइज फॉर दिस ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज, लेकिन हम लोग की आंखें नहीं है इन जो है महान और बहुत अच्छे डिस्कवरीज को देखने के लिए। ये जो हिंदुत्व में जो है जिस तरीके से खोज हुआ है, हम लोग तो बस क्या है, वी आर डेजल्ड बाय द मटेरियल प्रोग्रेस दैट वेस्टर्न साइंस हैज़ मेड। हम लोग ना डेजल्ड का मतलब चकाचौंध हो जाना, कोई चीज़ अचानक रोशनी पड़ना तो कुछ चीज़ देखना नहीं, झलमला जाना, है ना। हम लोग उसी में खोए हुए हैं, किस में? जो मटेरियल प्रोग्रेस है, जो एक तरीके से भौतिक बात, जो प्रोग्रेस है, भौतिक विकास जो है ना, जो एक तरीके से आरामदायक वस्तुएं वगैरह बनाती है, हम लोग उसी में एक तरीके से वेस्टर्न साइंस पे, पश्चिमी जो विज्ञान है उसी में एक तरीके से हम लोग उसी में चकाचौंध हो गए हैं, ठीक है। हम लोग ये हिंदुत्व में जो है जो भी नए नए डिस्कवरीज किए हैं, ठीक है, उन सारी चीज़ों को हम लोग बिल्कुल देख ही नहीं सकते, हम लोग के पास आंखें ही नहीं है। ये सब यहाँ पे गांधी जी बोलते हैं, आई एम नॉट इनॉर्म्ड ऑफ दैट प्रोग्रेस, मतलब मैं बोलूँ तो मतलब उस तरक्की का जो है ना प्रशंसक नहीं हो। इनॉर्म्ड मतलब एक तरीके से प्रशंसक होता है, ठीक है, तो मैं उस तरक्की का जो प्रशंसक नहीं हूँ। ये वेस्टर्न में जो ये मतलब एक तरीके से तरक्की हो रहा है, इनफैक्ट मतलब वास्तव में ये है कि इट ऑलमोस्ट सीम्स एज द गॉड इज हिज विजडम हैज़ प्रिवेंट इंडिया फ्रॉम प्रोग्रेस अलोंग दोज लाइंस, ठीक है। जबकि हम मतलब एक तरीके से हम उन सारे प्रोग्रेस के एक तरीके से क्या है, प्रशंसक नहीं है। हमें तो एक तरीके से ये लगता है कि भगवान जो है ना वो उस विजय को, उस जीत को, वो जो नए नए आविष्कार है उससे भारत को एक तरीके से दूर रखे हैं, ठीक है। भारत को उस प्रोग्रेस से, उस लाइन से, उस प्रोग्रेस के रेखा से दूर रखे हैं, सो कि दैट इज माइट फुलफिल द स्पेशल मिशन ऑफ रेसिस्टिंग द ऑनरस ऑफ मटेरियलिज्म, ठीक है, कि हम लोग को एक अच्छा एक खास लक्ष्य को पूरा कर सके इन जो छोटे छोटे मटेरियल थिंग्स को एक तरीके से अवॉइड करके। ये जो आज जो एक विलासिता की जो चीज़ें हैं ना, आज इसको अवॉइड करके हम एक अपना खास लक्ष्य को पूरा करें, इसके लिए हमें लगता है कि भगवान आज भारत को ये सब तरक्कियों से दूर रख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये महात्मा गांधी जी बताते हैं। अब चलिए हम लोग आगे जो है अगला पैराग्राफ हम लोग देखते हैं। 16 नंबर पैराग्राफ तक तो हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं, ठीक है। 16 के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे 17 नंबर पैराग्राफ आती है, और इस 17 नंबर पैराग्राफ में हम आगे बात करते हैं। चलिए अब आगे इसको भी अच्छे से देखते हैं और पूरे आराम से ये पूरा चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो अभी बस मन लगा के अच्छे से देखते चलिए और लगातार हम लोग आगे अभी बढ़ते चलेंगे। तो चलिए यहाँ पे 17 नंबर पैराग्राफ को हम लोग देखते हैं, और यहाँ पे बोला जा रहा है क्या चीज़, देखिए इसमें यहाँ पे बोला जा रहा है, आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज kept it alive up till now। मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म, आखिरकार हिंदुत्व में जो है, हिंदुइज्म में यानी हिंदुत्व में कुछ तो ऐसी बात है जो अब तक इसको, इस सभ्यता को, भारतीय सभ्यता को जीवित करके रखा हुआ है ना। इट इज विटनेस द फॉल ऑफ बेबीलोनिया, सीरिया, पार्सियन एंड इजिप्शियन सिविलाइजेशन। और ये सबूत है, ठीक है, ये सबूत है कि बेबलियन जैसे बात करें, उनमें से बेबलियन जो है, पार्सियन बात करें, इजिप्टियन यानी मिस्र की बात करें, तो इन सब के सभ्यता को एक तरीके से फॉल हम लोग देखा है, ठीक है। ये सब के सभ्यता को गिरते हुए हम लोग ने देखा है। कास्ट ए लुक अराउंड यू, मतलब अपने आसपास देखो। ये गांधी जी कहते हैं कि अपने आसपास आप लोग देखो। वेयर इज रोम, रोम कहाँ है, एंड वेयर इज ग्रीक, और ग्रीक कहाँ है, रोम कहाँ है, ग्रीक कहाँ है, अपने आसपास देखो, कहाँ है रोम, कहाँ है ग्रीक, है ना। कैन यू फाइंड टूडे एनीवेयर, क्या तुम लोग उसे देख सकते हो, कहीं पर भी ढूंढ सकते हो, कहीं पे मिल सकता है वो, नहीं ना।
द इटली इज इटली ऑफ गिब्बन, ठीक है, गिब्बन का इटली जो है, ठीक है, गिब्बन का इटली, और रेदर द एंशियंट रोम, और या फिर मतलब जो पुराना सब रोम जो था, ठीक है, पुराना जो मिस्र था, क्या वो रोम दिख सकता है? दिखता है आसपास, अपने आसपास देखो कहीं वो दिख रहा है? नहीं ना। फॉर रोम वाज इटली, अब जो है वही रोम जो है अब इटली हो चुका है ना, वही अब जो है रोम अब इटली हो गया। अब इटली जो सुनते होंगे देश नाम, वही अब रोम का नाम चेंज हो गया, अब इटली हो गया है। मतलब ये सारे सभ्यता को खत्म होते हुए देखा है। तो कुछ तो बात ऐसी है हिंदुत्व में, हिंदुज़्म में, जो इस भारतीय सभ्यता को कहीं ना कहीं बचा के रखी हुई, कहीं ना कहीं इस भारतीय सभ्यता को जीवित करके रखा हुआ है ना। ये यहाँ पे बोलते हैं महात्मा गांधी जी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे, सॉरी नेक्स्ट पैराग्राफ पे, और इसमें यहाँ पे बोला गया है गो टू ग्रीस, ग्रीस जाओ, ठीक है, ये बोलते हैं ग्रीक जाओ। वेयर इज द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन, तो ये जो पूरा विश्व प्रसिद्ध जो एटिक सिविलाइजेशन था वो कहाँ है? अब खोजो, खोजो, जाओ ग्रीक और खोजो ये एटिक सिविलाइजेशन कहाँ है। देन कम टू इंडिया, और फिर ये भारत आओ और जाओ देखो ग्रीक में, ठीक है, कहाँ गया वो एटिक सिविलाइजेशन, बहुत फेमस जो तो वो एटिक सिविलाइजेशन था वो कहाँ गया, वो कहाँ है अब, ठीक है। और जब नहीं मिले तो फिर इंडिया आना, ठीक है, देन कमिंग टू इंडिया, और फिर इंडिया आना, भारत आना। लेट वन गो थ्रू द मोस्ट एंशियंट रिकॉर्ड एंड देन लुक अराउंड यू, ठीक है। एक तुम करना क्या चीज, बहुत ही प्राचीन एक रिकॉर्ड उठाना, ठीक है, एक जो लेख होगा उसको उठाना और अपने आसपास देखना, ठीक है। यू वुड बी कंस्ट्रेंड टू से, और तुम कहने पे कंस्ट्रेन हो जाओगे यानी मजबूर हो जाओगे, यस हाँ, आई सी हेयर एंशियंट इंडियन स्टिल अलाइव, ठीक है, कि हाँ मुझे जो है ये प्राचीन भारत यहाँ जीवित हुए जीते हुए नजर आ रहा है ना। तो तुम कहने पे ये कंस्ट्रेन हो जाओगे यानी मजबूर हो जाओगे, ठीक है। जाओ ना, तुम जाओ ग्रीक जाओ, देखो वहाँ पे बहुत फेमस था एटिक सिविलाइजेशन, कहाँ गया? सब चला गया, सब खत्म हो गया। कुछ तो बात है हिंदुत्व में, हिंदुज़्म में, जो आज तक इस भारतीय सभ्यता को बचा के रखा हुआ है। तुम भारत आओ, जब वहाँ पे इस ग्रीक सभ्यता नहीं मिलेगा, एटिक सभ्यता नहीं मिलेगा, तो तुम भारत आना, ठीक है, और देखना यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे देखना, तुम जो प्राचीन एक इतिहास उठाना, एक प्राचीन कोई लेख उठाना जिसमें लिखा होगा प्राचीनतम के बारे में, कुछ एक बहुत ही पुराना किला वगैरह, तुम आसपास देखना और तुम्हें नजर आएगा कि हाँ सच में भारत तो है, पुराने जो है एक तरीके से पुराने भारत, पुराना भारत को यहाँ आप तुम जीवित हुए देख सकते हो, ठीक है, जीते हुए देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, ट्रू, पैराग्राफ 19, ट्रू, हाँ सत्य है, देयर वॉज डंग हेप्स टू, ठीक है, हेयर एंड देयर, हाँ सही बात है कि यहाँ पर तुम्हें डंग मतलब गोबर मिलेगा, ठीक है, गाय का गोबर, भैंस का गोबर, गोबर तुमको यहाँ पे यहाँ वहाँ मिलेगा, ठीक है, ठीक है, गोबर का ढेर बहुत सारा इधर उधर मिलेगा। बट देयर आर रिच ट्रेजर बरीड अंडर देम, लेकिन बहुत ही ज़्यादा महंगा खजाना, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा खजाना जो होता है बरीड अंडर देम, मतलब वो एक तरीके से छिपा हुआ है, ठीक है, बहुत ही खजाना जो होता है वही गोबर के नीचे, वही गोबर के ढेर के नीचे छुपा होता है ना। यहाँ पे बोलते हैं हाँ तुम भारत आओगे तो तुम्हें बहुत सारा गोबर का ढेर जोर दिखेगा, लेकिन हाँ उसी गोबर के नीचे, ढेर के नीचे बहुत सारा खजाना छुपा हुआ मिलेगा, ठीक है। एंड द रीजन why it has survived is that the end which Hinduism set before it was not development along material but spiritual lines, ठीक है। and the reason why it has survived, और इसके पीछे वजह है कि आज तक ये क्यों जीवित है, is that the end which Hinduism set before, कि हिंदुत्व ने कुछ तो एक रीजन सेट किया है कि क्या चीज़, was not to development along material but spiritual lines, कि ये जो मतलब जो ये विलासिता की चीज़ें हैं, मटेरियल थिंग्स जो है, जो एक तरीके से भौतिकता चीज़ है ना, उसके पीछे ना जाकर हिंदुओं ने जो सेट किया है वो किया है धार्मिक वसूलों पर यहाँ पे चलना सिखलाया है ना, धार्मिक वसूलों को यहाँ पे देखा है, स्पिरिचुअल लाइन्स को यहाँ पे सेट किया है, ना कि मटेरियल थिंग्स के पीछे रन करने के लिए हमें कहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ तो बात है ये हिंदुत्व में जो अभी तक भारतीय सभ्यता को बचा के रखी हुई है। हाँ सत्य है, तुम भारत में आओगे तो तुम्हें इधर उधर गोबर देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ वही गोबर के ढेर के नीचे बहुत सारा खजाना छुपा होगा, ठीक है। इसके पीछे ये जो आज तक भारतीय सभ्यता वो प्राचीनतम सभ्यता को जी रही है, ये जो सर्वाइव कर रही है यानी जीवित है, इसके पीछे वजह है, इसके पीछे वजह है कि हिंदुत्व ने ठीक है एक लिमिटेशन सेट किया है कि मतलब मटेरियल थिंग्स पे ज़्यादा नहीं जाना है, स्पिरिचुअल लाइंस पे ज़्यादा चलना है ना। तो ये यहाँ पे बताए हैं, धार्मिक वसूलों पे चलना हमें ये सिखलाया है, ठीक है। तो यही यहाँ पे बोला गया है। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर पैराग्राफ में। अब देखें यहाँ पे क्या है, इसमें बोला गया आवर सिविलाइजेशन आवर कल्चर, हमारी सभ्यता हमारी संस्कृति, आवर स्वराज हमारा जो स्वराज है, ठीक है, डिपेंड नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स, हमारा जो सभ्यता है, हमारा जो संस्कृति है और हमारी जो स्वराज है वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि हमारी इच्छाओं को क्या करे, मल्टीप्लाई करे,
ठीक है, आवर वांट सेल्फ इंडलजेंस, बट कि हम लोग अपने जो इच्छाओं को बढ़ावा दे, हमारी सभ्यता इस पे अडिग नहीं है, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी स्वराज इस पे आधारित नहीं है, बट अपॉन रेस्ट्रिक्शन वांट सेल्फ डिनायल, ठीक है, कि हम लोग खुद से अपने जो इच्छाएं हैं उसको कम करें, उसको रोके, है ना, इस पे डिपेंड करती है हमारी सभ्यता। भारतीय सभ्यता इतनी महान है कि ये मल्टीप्लाई नहीं करती है वांट्स को, ये इच्छाओं को बढ़ाती नहीं है, बल्कि खुद से, ठीक है, खुद से जो इच्छाएं होती है उस पर काबू करना ये सिखलाती है हमारी सभ्यता, भारतीय सभ्यता, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पे बोले हैं 20 नंबर में। अब चलिए यहाँ पे 21 नंबर पैराग्राफ में आते हैं और इसमें यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इसको अच्छे से पहले हम लोग इसको समझते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसको देखना शुरू करते हैं। तो आइए अब हम लोग 21 नंबर पैराग्राफ को अच्छे से देखते हैं और इसको समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, अब देखिए इसमें बोला जा रहा है यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट सूटेड फॉर यूरोपियंस, ठीक है। इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यूरोपियन जो सभ्यता है, जो पश्चिमी सभ्यता है, वो यूरोपियन लोगों पे यानी पश्चिमी लोगों के लिए सूट करता है। लेकिन बट it will mean run for India if we endeavor to copy it। लेकिन ये भारत के लिए क्या होगी, रुन होगी यानी बर्बादी होगी, if we are, अगर हम लोग endeavor to copy it, अगर हम लोग उसी चीज को जो पश्चिमी सभ्यता करती है, अगर उसी चीज को endeavor हम लोग करें, एक तरीके से कॉपी करें लगातार हम लोग उसी सारे चीज को, तो भारत के लिए बर्बादी साबित होगी, ठीक है। दिस इज नॉट टू से दैट, ठीक है, ये बिल्कुल भी कहना नहीं है कि वी मे नॉट अडॉप्ट एंड एसिमुलेट वॉट एवर मे बी गुड एंड कैपेबल टू एसिमुलेट बाय अस। मतलब ये मेरा कहना नहीं है कि मतलब हम लोग उन सारे अच्छाइयों को भी छोड़ दे, नहीं हम अपने मिलाए, ठीक है, हम लोग उसको भी नहीं अपनाए, ठीक है, जो हम अपना सकते हैं, जो हम जिसमें हम सक्षम है कि उसको अपना ले, ठीक है। As it does not also mean that even the Europeans will not have to part with whatever evil might have crept into it। और ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर जो पश्चिमी लोग अगर उस पश्चिमी सभ्यता को अपनाते हैं, वहाँ के सारे सभ्यता के हर चीज़ों को अपनाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उनके हाथ वो जो है ना, क्या एविल जो पार्ट आता है, मतलब एक बुराई वाला चीज जो आता है, अच्छाई मिलता है तो उसके साथ में बुराई वाला पार्ट भी उनको मिला ही होगा, है ना। उस सप्ताह में अगर अच्छाई है तो बुराई भी रहता ही है। तो हम लोग कुछ अच्छाई को जरूर अपना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उसी चीज को लगातार कॉपी करते जाए, तो इसका मतलब ये होगा कि हम लोग भारत को एक तरीके से बर्बाद कर देंगे। भारत की बर्बादी निश्चित है ना, अगर हम लोग लगातार उसको कॉपी करते रहे, उस सभ्यता को कॉपी करते रहे तो, ठीक है। 22वां पैराग्राफ में आइए और यहाँ पे बोला जा रहा है द इंसेसेंट सर्च ऑफ, इंसेसेंट सर्च क्या होता है, मतलब लगातार एक तरीके से पागलों की तरह खोज करना, ठीक है, लगातार एकदम सतत एकदम खोज किए जा रहे हैं, लगातार एकदम पागलों की तरह खोजे जा रहे हैं, क्या चीज़, फॉर मटेरियल कंफर्ट, मतलब जो फिजिकल जो मटेरियल बोले तो मतलब भौतिक जो सुख सुविधाएं होती है ना, जो आराम की चीज़ होती है, अगर हम लोग उसके लिए पागलों की तरह खोज करते रहे, एंड देयर मल्टीप्लिकेशन इज सच एन एविल, और उसको बढ़ावा देना, उसको एक तरीके से बढ़ोतरी करना, उसको गुणन करना एक तरीके से, और ये क्या है, ये बहुत बड़ी बुराई है, ये क्या है, ये बहुत बड़ी एक बुराई है, ठीक है। एंड आई मेक बोल्ड टू से, गांधी जी कहते हैं और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, ठीक है, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, दैट द यूरोपियंस देमसेल्फ विल हैव टू रीमॉडल देयर आउटलुक, कि यूरोपियंस को अपना जो है दृष्टिकोण, अपना आउटलुक क्या क्या करना होगा, रीमॉडल करना होगा, मतलब बदलना होगा, ठीक है। इफ दे आर नॉट टू पेरिश अंडर द वेट ऑफ द कंफर्ट ऑन विच दे आर बिकमिंग स्लेव्स, अगर वो लोग उस सुख सुविधाओं के नीचे वो दबना नहीं चाहते हैं जिसके वो गुलाम हो चुके हैं, तो उनको अपना नज़रिया, अपना दृष्टिकोण दोबारा से बदलना होगा, है ना। ये गांधी जी कहते हैं कि मैं दावा के साथ कह सकता हूँ यूरोपियन सिविलाइजेशन को अपना जो है दृष्टिकोण बदलना होगा, अगर वो लोग उस जिसके वो गुलाम बन चुके हैं, अगर उसके नीचे वो दबना नहीं चाहते हैं, है ना, ये मटेरियल थिंग्स के नीचे वो दबना नहीं चाहते हैं। इट मे बी दैट माई रीडिंग इज रॉन्ग, ये हो सकता है कि मेरा जो कहना है, मेरा जो कथन है, ये रॉन्ग हो सकता है, गलत हो सकता है, बट आई नो दैट द इंडिया टू रन आफ्टर द गोल्डन फ्लीक इज टू कोट सर्टन डेथ। हाँ, लेकिन हाँ ये हो सकता है कि मैं जो अभी यूरोपियन के बारे में जो बोल रहा हूँ वो गलत हो सकता है मे बी, लेकिन जो भारत की बात करें, अगर भारत एक गोल्डन फ्लीक है यानी मृग तृष्णा, जो ये चकाचौंध वाली चीज़ें की तरफ अगर भागता है ना, तो भारत को एक तरीके से मौत निश्चित है, भारत वो मौत की अदालत में जाना निश्चित है ना। तो भारत जो है बर्बाद निश्चित होगा, यहाँ पे गांधी जी बोलते हैं। आगे यहाँ पे है लेट अस इनग्रेव ऑन आवर हार्ट
द मोटो ऑफ ए वेस्टर्न फिलोसफर। ठीक है, हम लोग अपने जो है ना अपने जहन में अपने जो है क्या करें, अपने दिलो जहन में क्या करें, एक मोटो, एक जो है मतलब मान्यता जो है किसका, एक वेस्टर्न फिलोसफर का जो एक मान्यता है, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। ठीक है, मतलब सादा जीवन और उच्च विचार का जो ये मतलब मोटो है, इसको हम अपने दिलों में उकेरे, दिलों में एक तरीके से इसके बारे में सोचे। टुडे इट इज सर्टेन दैट दी मिलियंस कैन नॉट हैव हाई लिविंग। ठीक है, आज ये सही बात है कि आज निश्चित है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे, लाखों लोग ऐसे हैं जो हाई लिविंग नहीं है, जिनके पास अच्छा जीवन तो नहीं है। ठीक है, एंड वी द फ्यू, और हम में से कुछ, हु प्रोफेस टू डू द थिंकिंग फॉर दैम मैसेस रन द रिस्क। ठीक है, और हम में से कुछ जो उसके बारे में सोचते हैं, अपना जीवन को खतरा में जोखिम उठाते हैं। ठीक है, इन ए वेनिश सर्च आफ्टर हाई लिविंग ऑफ मिसिंग हाई थिंकिंग, और हम लोग जो है अपने उच्च जीवन के चक्कर में अपना हाई थिंकिंग जो होता है उसको खो देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोलते हैं वेस्टर्न फिलोसफर का यहाँ पे जो मोटो था, हाई लिविंग एंड सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, इसको हम लोग डिस्कस करें, है ना। आज बहुत सारे ऐसे परिवार है जहाँ पे हाई लिविंग तो उसको नहीं मिल पाता, बहुत सारे ऐसे परिवार है कैन नॉट हैव हाई लिविंग, उसके पास अच्छा जीवन तो नहीं है लेकिन अच्छा विचार जरूर है। हम में से कुछ लोग जो उसके बारे में सोचते हैं, है ना, खतरा उठाते हैं, तो हम लोग जो है ना क्या करते हैं, अच्छा जीवन के चक्कर में अच्छा जो है अच्छा विचार को हम लोग छोड़ देते हैं ना, उच्च विचार को हम लोग छोड़ देते हैं, उच्च विचार को हम लोग खो देते हैं। ठीक है, चलो 23 नंबर पैराग्राफ में अब यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है। सिविलाइजेशन इज द रियल सेंस ऑफ द टर्म consist not to multiplication but the deliberate and voluntary restriction of wants। यहाँ पे बोला गया है civilization is the real sense। civilization का वास्तविक मतलब क्या हुआ? civilization का वास्तविक मतलब होता है क्या चीज़ of the term, वास्तविक मतलब होता है इस प्रकार, consist not to multiplication, कि मतलब एक तरीके से रोकना ना कि बढ़ावा देना। ठीक है, रोकना ना कि बढ़ावा देना, गुणन करना। ठीक है, but in the deliberate and voluntary restrictions of wants, मतलब ना एक तरीके से ना कि गुणन करना, जो इच्छाएं होती है, जो हम लोग चाहत होती है, उसको बढ़ावा देना नहीं बल्कि उसको खुद से रोकना। ठीक है, उसको रोकना, उसको कम करना, ये होती है सभ्यता की असली मीनिंग। दिस alone increase and promotes contentment, real happiness and capacity of service। और यहाँ पे बोला गया है कि केवल इससे ही सेवा के लिए संतोष जो होता है, ठीक है, दिस एलोन इंक्रीज एंड प्रमोट्स, और केवल इससे ही, यही जो है केवल क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है और प्रमोट कर सकता है, बढ़ावा दे सकता है किसको, कंटेनमेंट, सेवा देने को। ठीक है, किसी को सेवा देने को, रियल खुशियाँ, अब वास्तविक खुशियों का, कैपेसिटी टू सर्विस। ठीक है, क्षमता के बराबर क्षमता से हम लोग एक तरीके से क्या कर रहे, विस्तार कर सकते हैं, यही सब सारी चीज़ों से। ठीक है, सभ्यता के माध्यम से। तो सभ्यता का रियल सेंस क्या होता है, सभ्यता का रियल मतलब क्या होता है, नॉट टू मल्टीप्लीकेशन बट डेलिब्रेट एंड रेस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स, की मतलब मल्टीप्लिकेशन नहीं, इच्छाओं को बढ़ाना नहीं बल्कि उसको एक तरीके से कम करना, रोकना, और प्रमोट करना किसको, कंटेनमेंट को, सेवा प्रदान करने को, रियल हैप्पीनेस को। ठीक है, किसको, वास्तविक खुशियों को एक तरीके से बढ़ावा देने का, ये रियल मेन होता है सिविलाइजेशन का, सभ्यता का। ठीक है, 24 नंबर देखो, यहाँ पे बोला गया ए सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी। ठीक है, हम ये मानते हैं कि ए सर्टेन डिग्री मतलब कुछ हद तक बोले तो फिजिकल हार्मोनी जो है और कंफर्ट जो है ये जरूरी होता है कि कुछ हद तक शारीरिक सद्भाव और आराम की डिग्री जो है निर्धारित करना आवश्यक है। ठीक है, जरूरी है। ठीक है, बट एबव ए सर्टेन लेवल इट बिकम हिंड्रेंस। ठीक है, इंस्टीड ऑफ हेल्प। और लेकिन अगर उस एक सर्टेन लेवल तक हम लोग आराम ठीक है चलेगा, लेकिन अगर हम उस सर्टेन लेवल से आगे निकल जाते हैं तो ये हमारे लिए क्या होता है, हिंड्रेंस होता है, बर्बादी होता है, ये बाधा बन जाता है। इवन हेल्प के बदले ये बाधा बन जाता है। ठीक है, ये सहायता के बदले ये बाधा बन जाता है। ठीक है, एक निश्चित डिग्री तक ही हम लोग एक तरीके से क्या कर सकते हैं, हम लोग एक तरीके से फिजिकल हार्मोनी और कंफर्ट को हम लोग खोज सकते हैं। ठीक है, आगे बोला जाए देयरफॉर, इसलिए द आइडियल ऑफ क्रिएटिंग एंड अनलिमिटेड नंबर ऑफ वांट्स एंड सेटिस्फाइंग देम सीम्स टू बी ए डिल्यूजन एंड स्नेयर।
इसलिए मतलब अगर बोले मतलब एक तरीके से अनलिमिटेड नंबर ऑफ वांट्स, मतलब हम लोग एक तरीके से इच्छाओं को बढ़ावा देने का जो है आदर्श जो है और उसको एक तरीके से पूरा करने का जो आदर्श है वो एक तरीके से क्या है, डिल्यूजन एंड स्नेयर। वो क्या है, एक जो है एक तरीके से जाल है, वो फंसाना है, एक तरीके से वो क्या है, वो धोखा है और वो जाल है ना। वो क्या है, वो डिल्यूजन है यानी वो धोखा है, और एक स्नेयर है यानी वो जाल है, वो क्या है, वो एक तरीके से फंसाना है। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से क्या होता है, क्या बोला गया यहाँ पे, बोला गया है कि मतलब जो होता है एक निश्चित लेवल तक के लिए कंफर्ट सही है, लेकिन अगर उस निश्चित लेवल से भी हम ऊपर जाके अगर हम अपना कंफर्ट खोज रहे हैं तो वो गलत है। वो जो है हमारे लिए बाधा ही बन सकता है, सहायता के जगह पे हिंड्रेंस के जगह पे, हेल्प के जगह पे वो हिंड्रेंस बन जाएगा, वो सहायता के जगह पे बाधा बन जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग को क्या करना है, मतलब अपने वांट्स जो होते हैं, अपनी जो इच्छाएं होती है उसको लगातार बढ़ाना नहीं है। ठीक है, उसको जितना हो सके कम करना है। ठीक है, इच्छाओं को बढ़ावा देना, इच्छाओं को बढ़ाना, वो क्या होता है, डिल्यूजन एंड स्नेयर लगता है। वो क्या लगता है, धोखा और एक तरीके से जाल लगता है। ठीक है, वो एक धोखा और एक जाल लगता है। आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर पैराग्राफ ही है, इसमें है द सेटिस्फेक्शन ऑफ वंस फिजिकल नीड्स इवन द इंटेलेक्चुअल नीड्स ऑफ वंस नैरो सेल्फ, ठीक है, must meet a certain point, a dead stop, before it degenerates into a physical and intellectual voluptuousness। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है the satisfaction of one's physical needs, ठीक है, डिससेटिस्फैक्शन ऑफ वंस फिजिकल नीड्स इवन द इंटेलेक्चुअल नीड्स, कि किसी का जो है फिजिकल नीड्स, जो शारीरिक जो ज़रूरतें होती है और बौद्धिक ज़रूरतें, इंटेलेक्चुअल मतलब जो बौद्धिक ज़रूरतें और जो शारीरिक ज़रूरतें होते हैं, ठीक है, उसको पूरा करने का जो है बोले तो मतलब उसको जो पूरा करना एक तरीके से खुद ही एक तरीके से नैरो करना, वंस नैरो सेल्फ, उसको खुद ही नैरो करना चाहिए। ठीक है, जो शारीरिक ज़रूरतें होती हैं और जो बौद्धिक ज़रूरतें होती हैं, ठीक है, जो वांट्स होती है, जो इच्छाएँ होती है, उसको एक समय बाद खुद ही जो है नैरो करना चाहिए। नैरो मतलब एक तरीके से छोटा करना चाहिए। मस्ट मीट ए सर्टेन पॉइंट ऑफ डेड स्टॉप, कि उस जो जरूरतें हैं, जो नीड्स है, उसको एक निश्चित सीमा पर जरूर उसको रुक जाना चाहिए, उसको एक तरीके से खत्म हो जाना चाहिए, है ना, बिफोर उससे पहले कर लेना चाहिए, ताकि मतलब उससे पहले कि डिजेनरेट्स इनटू ए फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल वॉलuptuousness, कि वो जो है हम लोग पे एक तरीके से बोले तो बौद्धिक अस्थिरता में गिरावट से पहले एक मृत अंत हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं करते हैं मृत अंत होने से पहले, ठीक है, अगर हम लोग का मृत अंत होने से पहले हम लोग जो अपना नीड्स है, अपना जो इच्छाएं हैं, अपनी जो चाहत है, उसको अगर हम लोग एक निश्चित पॉइंट पर, एक निश्चित सीमा पर जाके अगर हम रोक लेते हैं तो हम उस मौत से, उस निश्चित मौत से हम लोग बच सकते हैं। अपना वॉलuptuousness, अपना जो विलासिता वाली चीज़ें हैं, उसको एक तरीके से कंट्रोल कर ले तो। ठीक है, आगे बोला गया है क्या चीज़, आगे बोला गया है ए मैन मस्ट अरेंज हिज फिजिकल एंड कल्चरल सर्कमस्टांसेस। ठीक है, एक आदमी को इस तरीके से अपना जो शारीरिक और अपना जो है कल्चरल यानी एक तरीके से शारीरिक और बोले तो सांस्कृतिक जो सर्कमस्टांसेस है, परिस्थिति को इस तरीके से जो है क्या करना चाहिए, व्यवस्थित करना चाहिए, अरेंज करना चाहिए, सो डैट कि दे डू नॉट हिंडर हिम इन हिज सर्विस टू ह्यूमैनिटी, कि वो जो है अपना मानवता को सेवा देने से कभी पीछे ना हटे, ऑन विच ऑल हिज एनर्जी शुड बी कंसंट्रेटेड, जबकि उसका सारा जो है मतलब एनर्जी, ऊर्जा जो है उसी मानवता की सेवा करने में लगा देने चाहिए, उससे वो पीछे ना हटे। अपनी एक मानव को, एक व्यक्ति को अपने शारीरिक और सांस्कृतिक जो है परिस्थितियाँ को इस तरीके से व्यवस्थित करनी चाहिए कि उसका जो है वो मानवता की सेवा करने से कभी भी पीछे ना हटे, जबकि उसकी पूरा ऊर्जा तो उसी चीज़ पे लगा रहना चाहिए, है ना, केंद्रित कर लेना चाहिए। तो यही यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, यही यहाँ पे बोला गया है। तो बेसिकली इसमें पूरे चैप्टर जो अपने लोग पढ़े हैं, है ना, पूरा चैप्टर जो हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं, इसमें अपने लोग का क्या बोला गया है। ठीक है, ये जो हम लोग चैप्टर जो पढ़े हैं, ठीक है, ये बाबू जो हम लोग चैप्टर पढ़े हैं इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, इसमें बोला क्या गया है, इसमें बेसिकली बोला गया है कि जो भारत की सभ्यता है और जो पश्चिमी देशों की सभ्यता है, जो इंडियन सिविलाइजेशन है और जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, इस दोनों में एक तरीके से डिफरेंस बताया गया है कि भारत की सभ्यता भारत के लिए सूट करती है, यूरोप का सभ्यता यूरोप के लिए सूट करती है। देखो, अगर हम लोग यूरोप का सभ्यता के जितने भी चीज़ें हैं वो उस सभ्यता में जो लोग मानते हैं, अगर वही चीज़ को अगर हम लोग धीरे धीरे करके अपनाते चले गए ना लगातार पागलों की तरह, तो एक समय
में ऐसा आएगा कि भारत एक का बर्बादी निश्चित है, भारत बर्बाद हो जाएगा, भारत की मौत निश्चित हो जाएगी। ठीक है, इसलिए हम लोग को उस वांट्स को अनलिमिटेड नहीं करना है, उस इच्छाओं को अनलिमिटेड नहीं करना, बल्कि हमारा सप्ताह जो हमें सिखलाती है कि हमारी जो इच्छाएं हैं उसको एक तरीके से सीमित करना, बस ये हम लोग के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पे पूरे चैप्टर में यही बताया गया है कि अपनी इच्छाओं पर काबू रखना ये सबसे बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारा दिमाग क्या है, अवर माइंड इज ए रेस्टलेस वर्ड, हमारा दिमाग एक बेचैन पक्षी है। द मोर इट गेट द मोर इट वांट, जितना इसको मिलता है उतना ही और चाहता है, एंड रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और फिर भी असंतुष्ट रहता है ना। तो हमारे दिमाग इस तरीके से बेचैन पक्षी, जितना मिलते जाता उतना ही कहता नहीं और थोड़ा सा चाहिए, थोड़ा और थोड़ा और करते करते बहुत हो जाता है, फिर भी थोड़ा और चाहिए, है ना। तो ये जो इच्छा जो होती है, ये जो वांट्स होती है, कभी भी खत्म नहीं होती है, जबकि हमारा भारतीय सभ्यता इसी चीज़ को रोकती है कि नहीं, इच्छा पे एक लगाम लगाती है, इच्छा पे एक रेस्ट्रिक्शन लगाती है। तो ये अपने सभ्यता में खासियत है, ये अपने सभ्यता में खूबी है, ये अपने सभ्यता में विशेषता है, इसी के बारे में बात किया गया है। और हम लोग को मानवता की सेवा करने से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, ये चीज़ लास्ट अंततः बोला गया है महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो आई होप कि आप लोग को बहुत अच्छे से ये इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति समझ में आया होगा। जैसा भी लगा आप नीचे कमेंट करके हमें निश्चित रूप से बताइएगा, और आगे आपको क्या ऐसे वीडियोस चाहिए इसी तरीके से एक्सप्लेन करते हुए, तो आप निश्चित रूप से बताइएगा, है ना। आप लोग का कमेंट बहुत ही ज़्यादा मायने रखेगा मेरे लिए, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि आज ये पहला चैप्टर जो हम पढ़ाए हैं वो किस तरीके से आपको कितना हेल्पफुल रहा, कितना आपको पसंद आया, और इसी के आपके कमेंट्स और आपके फीडबैक के अनुसार हम अगला चैप्टर के लेक्चर्स को तैयार करेंगे, और वो भी आपको यूट्यूब पर हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो चलिए आप निश्चित रूप से हमें बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में, और इस चैनल से जुड़ जाइए, लगातार हम आपको क्लासेस लेते चलेंगे। आपका पूरा सिलेबस यहाँ पे इस एजुकेशन वाले यूट्यूब चैनल पे कंप्लीट करवा दी जाएगी। तो निश्चित रूप से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर लीजिए अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो, है ना। और लगातार सारे वीडियोस को देखते चलिए। और हाँ, एजुकेशन बाबा ऐप अगर आप इंस्टॉल नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से कर लीजिएगा, क्योंकि एजुकेशन बाबा ऐप पे आपके बिहार बोर्ड के क्लास 12 का और क्लास 11th का पूरे अच्छे तरीके से तैयारी करवाया जाता है। सारे साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सभी चीज़ के अलग अलग टीचर्स हैं, अच्छे ढंग से पूरे आपको क्लास 12 कंप्लीट करवाई जाएगी। इवन आपको घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं, पूरी की पूरी पढ़ाई आप अपने मोबाइल पे घर बैठे 100% अच्छे टीचर के साथ कंप्लीट कर सकते हैं। तो जाइए एजुकेशन बाबा ऐप इंस्टॉल करिए और वहां से अपना पढ़ाई लगातार जारी रखिए। धन्यवाद।